एक बेसिक सा सवाल है कि जैसे हमारी जितनी भी आजकल ईवी कार्स इंडिया में बन रही है, फॉर एग्जांपल महिंद्रा है या टाटाज है या हुंडई है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर, तो ये लोग बैटरीज जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अगेन सर वही बात है कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजीज हैं अभी एफिशिएंटली डेवलप हो नहीं पाई हैं। दिवाली की लाइटिंग हो गई, हिंदुस्तान में मुझे वो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए 3 रुपए का खर्चा आता है, वहीं लाइट प्रोड्यूस करने में मुझे चाइना में 80 पैसे का खर्चा आता है, टैक्सेस। एक्साइड की बैटरी में एमरॉन की बैटरी में क्या फर्क आता है अगर हम बेसिक कार में लगाने वाली बैटरी की ही बात करें? सी सर, लेड एसिड बैटरी है तो बेसिकली इट्स लेड एसिड बैटरी। दोनों की कोई हाँ, डिफरेंस? उसमें डिफरेंसेस एक हो गया कोकोनट बेचना, राइट, और एक हो गया कोकोनट वाटर बेचना। राइट। कोकोनट वाटर इज मोर एक्सपेंसिव देन कोकोनट। Yes. चाइना इज डूइंग द सेम थिंग। You understand the scale of Chinese। इतनी प्रोसेस के बाद भी लिथियम आयन हिंदुस्तान में आता है सस्ता। तो you will be shocked to know Chinese are dominating 40% of EV battery manufacturing industry across the globe। अभी it is really not possible for Indian manufacturers right now to compete with Chinese। अभी गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है इसके लिए? So, अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स मोस्टली रिसाइकलर्स के लिए हैं। अभी आपने मेरे को पीयूष गोयल जी का क्वेश्चन पूछा था, अभी बहुत रिसेंटली कॉन्फ्रेंस था, दैट डे ही टोल्ड कि इंडिया में स्टार्टअप इज फूड डिलीवरी। अभी जोमेटो इज सक्सेसफुल, अभी और जोमेटोज की जरूरत इंडिया को शायद नहीं है। So you just imagine we are sitting in 21st century. We don't have any avionics industries till now. अभी आप लोग रिसेंटली एक मेटेक्स करके एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, मेटल रिसाइकलिंग का प्लांट, बहुत बड़ा, बहुत नई टेक्नोलॉजीज उसमें आप इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं। नया प्लांट अभी आप एमपी का, आई थिंक वो सबसे बड़ा प्लांट बनने वाला है, और इंडिया लेवल पे भी उसमें कुछ बहुत ही यूनिक चीजें आप करने वाले, तो मुझे उसके बारे में आप कुछ बताइए। So basically Matex International is a metal recycling company, जिसके अंदर हम लोग फोकस कर रहे हैं, हम लोग स्क्रैप से रेयर अर्थ प्रेशियस मेटल्स हम लोग इसके अंदर बनाएंगे, सच एज लेड विच इज उसका फॉर्मुलेशन पीबी ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे। एल्यूमिनियम, अगेन इसके अंदर एल्यूमिनियम में भी बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं जिसपे हम लोग फोकस कर रहे हैं, वो है 7075 विच इज अगेन इट्स एरोनॉटिकल ग्रेड। बेसिकली जितने भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स बनते हैं, फाइटर जेट्स हो गए, आपके नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स भी हो गए, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, ऑल्दो ड्रोन्स में कार्बन फाइबर्स और इनका ज्यादा यूज होता है, बट फिर भी एल्यूमिनियम का यूज होता है। इसमें ग्रेड होता है 7075। हम लोग उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ग्रेड से आपका मतलब है क्वालिटी? यस, ग्रेड क्वालिटी, बी ग्रेड क्वालिटी। बेसिकली इसमें रोबस्टनेस बढ़ती जाती है जितना भी ग्रेड बढ़ता जाता है। रोबस्टनेस क्या होती है? उसकी हार्डनेस होता है, उसके कुछ एक्चुअली आप देखेंगे जितने भी एयर मतलब एरोस्पेस से जितनी भी रिलेटेड एल्यूमिनियम हो गया, वो लाइट होना चाहिए, क्योंकि वो जो वेसल होता है, बेसिकली एयरक्राफ्ट जो भी वेसल्स होते हैं उसका वेट कम करता है, प्लस इट हैज टू बी रोबस्ट आल्सो, कि वो विंड प्रेशर उतना झेल पाए, हीट कर पाए, विंड प्रेशर्स हो गए, वाटर प्रेशर्स हो गए, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में ये सब चीज होती है, तो हर उसका एक ग्रेड होता है एल्यूमिनियम का। आई थिंक ये सेम चीज सैटेलाइट्स में भी यूज होती है। यस, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू एयर, उसके अंदर अगर एल्यूमिनियम यूज हो रहा है तो दैट इज 7075 मोस्टली। बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है, बट मतलब कॉमन 7075 है। हम लोग वो करेंगे। फिर द थर्ड वन व्हिच वी आर प्रॉमिसिंग, वी विल बी वन ऑफ द लीडर्स इन दिस, इज गोइंग टू बी लिथियम आयन एक्सट्रैक्शन। बेसिकली इंडिया में, आई एम टेलिंग अक्रॉस इंडिया the most common thing is just हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, जहाँ पे लिथियम आयन जो स्क्रैप हो चुकी है बैटरीज, उसको तोड़ करके ब्लैक मास निकालता है कंपनी। ब्लैक मास क्या होता है? ब्लैक मास बेसिकली एक लिथियम आयन का ही एक मतलब लिथियम आयन का शेल है बेसिकली। ब्लैक मास एक वो भी पाउडर फॉर्म में रहता है, उसमें से केमिकल प्रोसेस करके लिथियम आयन को निकाला जाता है। अच्छा, यस। तो हम लोग वो वाले भी काम कर रहे हैं मेटेक्स के अंदर। इन फ्यूचर में भी मे बी और 2 or 3 years डाउन द लाइन हम लोग लिथियम आयन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और अभी देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज, एंड इंडिया अभी
बहुत कम रेडी है इस चीज के लिए, तो वी आर ऑल्सो फेसिंग लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल चैलेंजेस. वी आर नॉट एबल टू फाइंड गुड मैन्युफैक्चरर्स. इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बट यस, we are apex. We have through with aluminum technologies, we are through with lead technologies and copper recycling as well. So we are very happy to say that Matex Recycling is using scrap for producing rare earth metals in India. ओके, सो Yes. बेसिकली आप लिथियम आयन की बात कर रहे थे, तो लिथियम आयन इज एग्जैक्टली दैट कंपोनेंट जो कि बैटरीज बनाता है. Yes. Right. Yes. तो बेसिकली हमने जैसे पहले रोड्स बनाए, अब रोड्स पे चलने वाली गाड़ियों की बैटरीज भी अब हम बनाएंगे, राइट? हाँ, हम बैटरीज नहीं बनाएंगे, हम बैटरीज को बनाने के लिए जो मेटल यूज होता है हम वो बनाएंगे. ओके, Yes. तो बेसिकली लिथियम आयन इज अ यू कैन से इट्स अ रॉ मटेरियल. उसकी एक्चुअली आप यूँ समझिए कि एक लेमैन टर्म्स में बताओ, लिथियम आयन एक तरीके से एक पाउडर है. ओके, एक पाउडर फॉर्म में रहता है वो, जो ईवी बैटरीज को सोर्स करता है, और उसकी चार्जिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं. ओके, यस. ओके. आपके फोन हो गया, आपकी रिमोट की बैटरीज हो गई, ट्रांसफार्मर में बैटरीज हो गई, आपके कंप्यूटर में सेल्स होती हैं. एक कार, अपनी ईवी कार तो बहुत पॉपुलर हो चुकी है, उनके अंदर जो बैटरीज होती हैं, दिस ऑल आर मेड ऑफ लिथियम आयन. ओके, यस. और लिथियम आयन रिसाइकिल करना हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका रीजन क्या है कि पूरे वर्ल्ड में लिथियम आयन की स्कैरसिटी है, एंड दैट इज द रीजन टुडे लिथियम आयन का शायद व्हाट आई नो इज a 1 gram of lithium ion is 30,000 rupees. It is that expensive. अभी ये कम हुआ है. It was somewhere about 44,000 तक भी पहुंच चुका है एक बार लिथियम आयन. तो इंडिया में इसकी बहुत डेफिशिएंसी भी है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि रिसाइकलर्स आगे आए, और सरकार भी इसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रही है. लिथियम आयन स्क्रैप बैटरी से उसको इंपोर्ट करने के लिए ड्यूटी सरकार ने भी हटाई है. इस तरीके की चीजें चल रही हैं, और ये बहुत अच्छा वास्ट इंडस्ट्री आने वाला है. So, एक बेसिक क्वेश्चन से भी स्टार्ट करते हैं. जैसे कई सारे लोगों को पता है कि अभी जम्मू कश्मीर के पास में बहुत बड़ा एक लिथियम आयन का डिपॉजिट हमको मिला है, पर गवर्नमेंट को काफी चैलेंजेस आए थे उसको ऑक्शन करने में, और उसको प्रोसेस करके प्रॉपर बैटरीज तक लेकर आने में. और मुझे शायद जहाँ तक मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान लिया है, उससे मेरे को ये पता चला कि वो टेक्नोलॉजी सिर्फ टेस्ला, BYD, जो चाइना की BYD और यूएस की जो टेस्ला, सिर्फ कुछ ही कंपनीज के पास में टेक्नोलॉजी. तो आप क्या लगता है आपको कि वो हम एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, और वो टाटाज और आज महिंद्रा जो इतनी बड़े बड़े आज ये लोग जो लीडर्स बैठे हुए, तो आज वो लोग उस चीज को क्यों, उस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट नहीं कर पा रहे? तो बेसिकली जो रिजर्वॉयर्स हमको लिथियम आयन के जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं, उनको अभी फिलहाल माइन करना फाइनेंशियली वाइबल नहीं है किसी भी वेंडर के लिए, क्योंकि बेसिकली जो आपने वहाँ पे जो रॉक का माइनिंग करा जिसके अंदर से लिथियम आयन निकलता है, वो आपने उसको निकाला, अभी उसकी माइनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है फिलहाल आज की कंडीशन में, क्योंकि इंडिया से ज्यादा रिजर्वॉयर ऑस्ट्रेलिया, चिली में है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिनको माइन करना लिटिल बिट मोर चीप है अभी फिलहाल. और प्लस इंडिया में अभी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत बहुत कम है कि हम यहाँ से लिथियम आयन निकालें. अब वाइबिलिटी क्योंकि है नहीं उसकी, फाइनेंशियल वाइबिलिटी, तो आप दोगे कहाँ पर उसको, वो भी एक पॉइंट बनता है. इसलिए अभी इंडिया में थोड़ा सा रुका है, रिजर्वॉयर्स है, तो वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन अदर इकोनॉमी. और इंडिया में अभी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स बहुत कम है. वी आर सोर्सिंग ऑल द लिथियम आयन बैटरीज फ्रॉम चाइना मोस्टली. तो चाइना इज वर्ल्ड लीडर राइट नाउ इन लिथियम आयन बैटरीज. वैसे चाइना के पास खुद के पास इतना बड़ा रिजर्वोयर नहीं है यस कि वो वर्ल्ड की भूख को मिटा सके, तो फिर वो कैसे मैनेज कर रहा है सब चीजें? तो आप सर ऐसे समझिएगा कि ऑस्ट्रेलिया एंड चिली, इनके पास बहुत मात्रा में लिथियम आयन आज की तारीख में मौजूद है. ठीक है. वो बोलते हैं कि भाई हम इसको निकालें, लिथियम आयन हम निकालते हैं, हम एक फैक्ट्री लगाएंगे जिसमें हम लिथियम आयन को प्रोसेस करेंगे, उससे चीजें करेंगे, और उसको फिर हम लोग वर्ल्ड को बेचेंगे. वो बोलता है कि हम पहले से इसको महंगा बेचो लिथियम आयन को. वो बेच देता है चाइना को. अच्छा. जो यहाँ प्रोसेसर्स को बेच देता है. अब चाइना इज वर्ल्ड लीडर इन, वो तो सबको मालूम है, मैन्युफैक्चरिंग हर चीज में, देयर मशीनरीज में, तो देयर इज नो कंपटीशन ऑफ चाइना. चाइना इनसे लिथियम आयन खरीद लेता है, वो प्रोसेस करता है, और दुनिया को भी वो बैटरीज बेच देता है. ओके. तो ऑस्ट्रेलिया और चिली भी कर सकते हैं,
बट वो उस चीज में नहीं पड़े कि हमको प्लांट भी लगाना है, ये भी लगाना है, वो भी लगाना है. सो बेसिकली अगर मैं आपका पॉइंट सही से समझ पा रहा हूँ तो ये हो रहा है कि एक हो गया कोकोनट बेचना, राइट, और एक हो गया कोकोनट वाटर बेचना. तो राइट. कोकोनट वाटर इज मोर एक्सपेंसिव देन कोकोनट, कोकोनट, यस. है ना. वो शायद जो कोकोनट आता है वो आपका 30-40 रुपए का आएगा, बट वही कोकोनट वाटर को अगर आप बेचेंगे तो वो 70-80 रुपए का भी आएगा. चाइना इज डूइंग द सेम थिंग. हाँ, नो, चाइना जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो कोकोनट वाटर के रेट में कोकोनट बेच रहा है. एंड अगेन वो उसका अलग प्रोडक्ट बना के उसको वो उस अलग एक्स्ट्रा रेट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ निकाल रहा है. यस. आप सोचिए, इतनी प्रोसेस के बाद भी लिथियम आयन हिंदुस्तान में आता है सस्ता. आप मतलब यू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ चाइनीज. मतलब वो वहां से पहले से महंगा खरीद रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, वो इंडिया में बेच रहे हैं, और इंडिया का जो लोकल रिजर्व ऑयल है, अभी जैसे अपन ने बात करी जम्मू कश्मीर की, उसको निकालना अभी भी महंगा है. मेक सेंस. इतने बड़े प्रोसेस के बाद भी वो सस्ता आ रहा है. तो अभी समय लगेगा, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व होने में. अभी गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है इसके लिए सर? अभी फिलहाल लिथियम आयन, क्योंकि बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, एक एमेरॉन है, एक हमारे यहाँ एमरेट्स है जो टाटास के लिए काम करते हैं. सो अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स मोस्टली रिसाइकलर्स के लिए हैं आज की तारीख में, जो मौजूद है इकोनॉमी में. और लिथियम आयन ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बहुत सब्सिडीज अवेलेबल है. कोई अगर प्लांट लगाना चाहता है लिथियम आयन ईवी बैटरीज का, नो, उसके लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट अपने तरफ से सब्सिडीज दे रही है, रिसाइकलर्स को सब्सिडीज दे रही है. गवर्नमेंट लिथियम आयन पर बहुत काम कर रही है, क्योंकि लिथियम आयन एक बहुत बड़ा एक मार्केट होने वाला है आगे चल करके. एक CAGR जो है वो एक बेसिकली देखा गया है 5.9% to 6% एनुअल ग्रोथ है, विच इज ऑलरेडी अचीव्ड. ये जो सरकार के आंकड़े तो अभी तक तो खत्म हो चुके हैं 6 months में. यस. और अब ऐसा माना जा रहा है कि ये इंडस्ट्री पूरी 21 to 25% से ग्रो करेगी ईवीज की. इट्स अ बिग नंबर. तो गवर्नमेंट भी इस पे इनिशिएटिव कर रही है, और मुझे लगता है धीरे धीरे अभी और रिसर्च चल रही है. कुछ अभी MP में भी सुनने में आता है, हमारे यहाँ भी कुछ लिथियम आयन के रिजर्वॉयर्स मिले हैं. अच्छा. यस. अभी रिसेंटली एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, तो इंडिया में है मौजूद. समय लगेगा, मेरे को लगता है कि वी विल start doing very good in गैप को बहुत जल्दी फिल कर सकते हैं. यस. और मुझे लगता है करना भी पड़ेगा. डिमांड सप्लाई को मैनेज. जिस तरीके से सरकार ईवीज को प्रमोट कर रही है, विच इज गुड ऑल्सो. हमारा अराउंड, जहां तक मुझे पता है, इंडिया इम्पोर्ट अबाउट 6 लाख to 4 lakh to 6 lakh crore ऑफ पेट्रोलियम क्रूड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. आप सोचिए, अगर ये बंद हो गया, मतलब ये वाला, तो वो कितना बड़ा इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा उस चीज का. तो है, सरकार इस पर बहुत पॉजिटिवली काम कर रही है. सर जैसे क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं, क्रूड ऑयल के बहुत सारे सप्लायर्स है. US है, मैक्सिको है, पूरा मिडिल ईस्ट तो ही सी, रशिया है. तो ये लोग सब कहीं ना कहीं से इंडिया रिलेशन अपना मेंटेन करके रख पाता है. बट आज अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ चाइना है, और चाइना के साथ हमारे रिलेशन हमको पता है. तो क्या 100% चाइना पे डिपेंडेंसी कंट्री को लेकर आना? सर क्या है कि अभी आज की तारीख में चाइनीज के पास जो टेक्नोलॉजीज है वो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है आज की तारीख में. मतलब इकोनॉमिकल स्केल पे मैं बात कर रहा हूँ. ऐसे तो कोरियंस भी, कोरिया में भी काफी ईवी मैन्युफैक्चरर्स है. पैनासोनिक इज आल्सो वन ऑफ द लीडर्स इन ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, बट दे आर मोर एक्सपेंसिव कॉम्पिटिटिवली. इफ आई लुक एट द इकोनॉमिक्स, तो चाइनीज आर लिटिल प्राइस, दे हैव बेटर प्राइस. लाइक फॉर एग्जांपल CALT, it's a company in China. They are leaders in EV battery manufacture. So you will be shocked to know Chinese are dominating 40% of EV battery manufacturing industry across the globe. I mean, it's a big number, 40% today, which is they are promising they will reach about 65% in total. They're very big. And that is the only reason is because they have that kind of technologies, cheap technologies. Matlab they can, so that is the reason. So they're doing absolutely good in that. Very good. सर तो ये
आप किस तरह से एक स्क्रैप में से, मतलब बेसिकली भंगार में से, किस तरह से आप इतना प्रीमियम मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, तो एक मैं आपको इसके बारे में एक प्रोसेस बताता हूँ बिल्कुल लेमैन टर्म्स में, अदरवाइज वो बहुत टेक्निकल है। एक बैटरी, आपकी गाड़ी है, आपने गाड़ी की बैटरी आपकी जब एक लाइफ खत्म हो जाती है उसकी, उसके अंदर लेड प्लेट्स मौजूद होती है। मतलब जो कार की बैटरी जो खराब हो जाती है, यस, दैट इज अ स्क्रैप। स्क्रैप, यस। वो हम लोग एज अ रिसाइकलर्स हम लोग खरीदते हैं, वी हैव लाइसेंस फॉर दैट, हम लोग खरीदते हैं। अब उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। बेसिकली अ कोल्ड, एक वैसे तो इसका नाम होता है हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस एंड पायरोलिसिस, बट मैं एकदम लेम मैन में बताऊंगा, एक कोल्ड प्रोसेस होता है, एक हॉट प्रोसेस होता है। ओके। तो अब आप एक चीज समझिएगा, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ, जितनी भी मेटल्स होते हैं, आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका लेड हो गया, इनकी लाइफ इनफाइनाइट होती है। यस, इनफाइनाइट लाइफ होती है इनकी। अब दो चीजें होती है, या तो आप ये कबाड़ पटक दो तो वो आपका वेस्ट हो गया, इट विल इज अ लैंडफिल एंड इट विल डिस्ट्रॉय एनवायरनमेंट, या दूसरा आपने इसको एज अ रिसाइकलर यूज करा। अब रिसाइकलर में क्या होता है कि हमने बैटरी, आज अभी अपन लेड का एग्जांपल ले रहे हैं, हमने उसको तोड़ा, हमने उसमें से लेड की प्लेट्स निकाली, उसको हमने स्मेल्टिंग करा, प्रोसेसेस होते हैं। उसको प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वी कैन वी कैन यूज लेड के बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं। तो हमने उसका जब पूरा एक्सट्रैक्शन करा, एक उसका हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, उसमें वी आर एलिमिनेटिंग सल्फर फ्रॉम लेड, वी आर डूइंग स्मेल्टिंग, एंड फाइनली व्हाट वी द एंड प्रोडक्ट इज लेड इंगट्स। अब लेड इंगट्स कैन बी यूज्ड अगेन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज, इट कैन, और एक तो ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा व्हाट वी आर practicing is conversion of that refined lead into yellow litharge. So मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इसमें। लेड से एक चीज बनती है, रेड लेड ऑक्साइड। तो दुनिया में जितने भी कलर्स होते हैं, ये कलर्स क्या हैं? ये सब कलर्स है, केमिकल फॉर्मूलाज हैं। आप जितने भी कलर्स देखते हो, वो आपको कलर्स मिलते कहाँ से हैं? ये पाउडर के फॉर्म में होते हैं। ये पाउडर क्या होता है? ये सब ऑक्साइड्स होते हैं, अलग अलग ऑक्साइड्स होते हैं। रेड लेड ऑक्साइड हो गया, व्हाइट कलर को बोलते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड। ये आप, मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज, आपने हमेशा जीवन में कलर्स देखे हैं, बट वो कलर क्या है ये नहीं पता करा होगा कभी, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड। तो ये सब इन्हीं चीजों से निकल कर आते हैं। मुझे अगर दुनिया में किसी चीज को रेड करना है तो वो रेड लेड ऑक्साइड से होगा। यस, मुझे दुनिया में किसी भी चीज को व्हाइट करना है, मेरा कपड़ा हो गया, टेबल हो गया, कुछ भी दुनिया में व्हाइट करना है, तो मुझे उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड डालना पड़ेगा। अब आप इमेजिन करो स्केल, मतलब दुनिया में कितना रेड कलर का रिक्वायरमेंट है, दुनिया में कितना व्हाइट कलर का रिक्वायरमेंट है, ऐसे सारे कलर्स का अपना एक फॉर्मूला है। तो हम लोग लेड से रेड लेड ऑक्साइड बनाते हैं। रेड लेड ऑक्साइड इज यूज्ड इन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज, इट इज अगेन यूज्ड इन बैटरी इंडस्ट्रीज, it is used in glass industries. Every glass is made of red lead oxide. They have traces of every glass in the world. Glass also. Any glass, या phone screen हो गया, watch screens हो गए, okay. windshields हो गए कार का, you name it, any glass, red lead oxide के बिना वो ग्लास बन नहीं सकता, because lead is a heating catalyst agent basically. मतलब हीट को कंट्रोल करने में काम आता है। अगर रेड ऑक्साइड नहीं डालेगा उसके अंदर, तो आपका ग्लास बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, इट माइट बर्स्ट आल्सो। सो ये बेसिकली जो कार्स में जो पहले कांच फूटने की जो इश्यूज आते थे, yes. और जो मोबाइल की स्क्रीन्स जो तड़क जाती थी, कांच तड़क जाते थे, ये सब उसी वजह से। मतलब रेड लेड ऑक्साइड दो तरीके से यूज होता है। एक तो वो उसको एक तो हीट कंट्रोल करता है। पहले रेड लेड ऑक्साइड का कोई इसके अंदर अबंडेंस नहीं होता था, तो बहुत जल्दी ब्रेक होते थे। अभी वो कंट्रोल होने लग गया है। मतलब कार की कांच जो बनते हैं उसमें रेड यस रेड लेड ऑक्साइड उसके अंदर उसका बहुत यूज होता है। जो फीमेल्स के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, चूड़ियां हो गई, बैंगल्स हो गया, ये सब कुछ रेड लेड ऑक्साइड का उसके अंदर काफी यूज होता है। सेकंड, जो हम लोग इसमें बना रहे हैं वो शायद I don't know on papers, I don't know, but we are the very rare company to do this. We are also making yellow litharge from red lead oxide. Okay, और ये क्या होता है? So yellow litharge is
बेसिकली लेड मोनोऑक्साइड, अगर मैं ऐसे टर्म से बोलूँ और एकदम आम भाषा में उसको समझाऊं मैं अगर, तो ये भी एक तरीके से ऑक्साइड है, ये भी एक केमिकल है। ये भी हीट कंट्रोलिंग एजेंट है। अब ये इसका यूसेज होता है आपका ल्यूब्रिकेंट्स में होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर यूज होता है। आपने एक चीज अगर कभी ऑब्जर्व करी हो तो हम जब पहले शूज पहनते थे तो वो बहुत जल्दी हीट हो जाते थे। हाँ, और आज अब शूज पहनोगे तो वो हीट होते हैं बट बहुत कम होते हैं, उतना ज्यादा हीटिंग नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि शूज के सोल में अब लेड मोनोऑक्साइड डलना स्टार्ट हो गया है। लेड मोनोऑक्साइड, यस, येलो लिथार्ज येलो बेसिकली वो डलने लग गया है, तो उससे अब हीटिंग बहुत कंट्रोल हो गई है। दुनिया की जितनी भी एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, जितना उसके अंदर लेड मोनोऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होता है। लेड मोनोऑक्साइड इज वेरी एक्सपेंसिव। आज मैं अगर बात करूँ तो 700, 900, 1000 रुपए तक भी पर केजी जाता है, तो इट्स एक्सपेंसिव थिंग। तो जितनी भी बड़ी ब्रांड्स है, यू नेम द ब्रांड, एलवी हो गया, आल्डो हो गया, एवरी ब्रांड हैज, दे हैव, सबकी सोल में लेड मोनोऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। यस, वो काफी ड्यूरेबल भी करता है। तो इट इज अगेन अगर देखिए हमने स्क्रैप से बनाया येलो लिथार्ज, अगर वो स्क्रैप से नहीं बनता तो उसका अल्टीमेटली माइनिंग होता, करेक्ट, राइट। तो अभी उसका माइनिंग होता। अब ये आप सोचिए कि चाहिए तो सही, या तो स्क्रैप से या माइनिंग से। तो वी आर सो प्राउड टुडे कि वी हैव टेक्नोलॉजीज एज अ कंपनी, वी हैव did this thing कि we are converting scrap into a rare earth metal. Yellow litharge is very rare earth metal, very rare. Okay. And it is very important for the industries, it is important for the economy also. एंड उसके साथ साथ आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से भी थोड़ा सा रोक रहे हैं आप। यस, कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंट की जो पॉल्यूशन, ये सब चीजें जो मिक्स हो जाया करती थी पहले, अब उन सब चीजों को रिसाइकल करके कुछ बेटर प्रोडक्ट ही आप। यस, एंड लेड इज अ वेरी हजार्डस मेटल। एंड आई थिंक ये शायद पहले पानी में भी मिला दिया जाता था। जो नदियां बहती थी, आर्सेनिक, लेड, ये सब बहुत कॉमन था। इसी वजह से हमारी नदियां जो है वो। यस जो सी लेड आपके बैटरीज में होता है, और बहुत सारी जैसे कॉपर रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर बहुत बड़े बड़ी कॉपर ये फैक्ट्रीज होती हैं, इन सब का बाय प्रोडक्ट लेड है। आज लेड का यूसेज बहुत ज्यादा इकोनॉमी में बढ़ चुका है, इसके कारण हमें फैक्ट्रीज देखने को मिलती, पहले नहीं था। ये सब पानी में डालते थे, समुद्र में बहाते थे, करेंगे क्या। करेक्ट। तो ये सब कैंसर सीधा इट्स वेरी पॉइजनस फॉर द बॉडी। इसका एयर के अंदर ही इसका अगर अबंडेंस है तो इट इज वेरी हार्मफुल टू इनहेल। हाँ, यस, तो वो सब चीजें कंट्रोल होती है। कॉपर फैक्ट्रीज जहाँ भी लगी हुई है, वहाँ के आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ बायोबर्थ सिम्टम्स होते हैं। यस, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लेड, पीबी। यस, तो कॉपर में भी लेड होता है। कॉपर के प्रोसेस में लेड, क्योंकि एक्चुअली क्या है, दुनिया में जितने भी मेटल्स होते हैं, उसको जब उसकी स्मेल्टिंग होती है तो उसमें ड्रॉस निकलता है। दैट ड्रॉस इज बिस्मथ, बहुत तरीके के उसके अंदर रिकवरी। आप स्मेल्टिंग बोल रहे हैं या मेल्टिंग बोल रहे हैं? स्मेल्टिंग। इट्स हाउ इज इट, व्हाट इज स्मेल्टिंग बेसिकली? बेसिकली स्मेल्टिंग इज अ पायरोलिसिस प्रोसेस। उसमें अगर मैं आम भाषा में आपको बताऊं तो भट्टी, बर्नर टाइप। बर्नर हो गया। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल बर्नर है। ओके। एक आपका, अब आप यूं समझे कि आपने बचपन में आप खाना, मतलब बहुत छोटे थे हम, हमारे शायद हमारी जनरेशन में तो हमने वो कोयले पे खाना नहीं खाया होगा, और उसके पहले की जनरेशन पे तो रोटी दोनों पे बनती है, गैस पे भी बन सकती है और उस पे भी बन सकती है, कोयले से भी बन सकती है। तो वही चीज यही है यहाँ पर भी। एक तो भट्टी हो गया जिसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। बेसिकली बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोयला डाला आपने और आपने उसमें जो भी आपकी स्क्रैपेज उसमें बर्न कर दिया उसको। और ये जो रोटरी अभी एक नया चीज चालू, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में पायरोलिसिस सिस्टम बोलते हैं, उसके अंदर हम जो हमारे जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जो स्क्रैप में से हम लोग प्लेट्स और इसकी रिकवरी करते हैं, वो उसके अंदर हम लोग स्मेल्ट करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उससे हम लोग फिर मेटल की रिकवरी निकालते हैं। ओके। जब वो मेटल की रिकवरी निकलती है तो हमारे स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं। बेसिकली वो मीटर्स के अंदर उसका देखा जाता है कि कितना रिफाइंड है, कितना प्योरिटी आया उसका। अब हमारी कंपनी आज की तारीख में पूरा हमारा फोकस एक्सपोर्ट है। अब एक्सपोर्ट में कभी कभी उनको 95% प्योरिटी चाहिए होती है, प्लस 5% जो बचा हुआ है उसके अंदर वो अदर मेटल्स, एंटीमनी, अलॉयज और वो सब आता है। तो वो अलग चीज है।
बाकी उसको फिर फर्दर और रिफाइनिंग पॉट्स होते हैं, बहुत बड़े पॉट्स होते हैं, उसके अंदर उसको रिफाइन करके उसको और प्योर करा जाता है। सो इट इज एज गुड एज व्हाट वी गेट फ्रॉम माइंड मटेरियल। ओके हाँ, तो अभी अगर मैं माइनिंग करता हूँ लेड की, तो इट इज 99.99%, 99.99%। हम लोग रिसाइकलर्स भी 99.99% निकाल लेते हैं। लेते कि आपने उस जो माइन करे हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अपने शेल्फ लाइफ इनफाइनाइट कर दी। यस, उसको जितनी बार भी हम माइन करें वो कम है, क्योंकि प्रोडक्ट एट लास्ट वही सेम टू सेम मिल रहा है। यस, एग्जैक्टली। ओके, तो माइनिंग कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा। अगेन, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, हिंदुस्तान में अभी 35 लाख मेट्रिक टन ऑफ लेड इज रिसाइकल्ड। ओके, हाँ, so और this is year wise, yearly, Okay. annually. Yes, 35 lakh metric ton of lead is recycled. This is on papers today. okay, और ये बहुत बड़ा मात्रा में रिसाइकल हो रहा है, which is very good for the environment. correct, और makes sense. धीरे धीरे इंडिया डोमिनेट कर रहा है लेड इंडस्ट्री को। Okay, Yes, we are exporting lead to other countries also today. okay, Although lead export करना is very difficult because of challenging prices, because lead is the prices of the lead is altered by the London Metal Exchange. वहां से ही सब पूरा प्राइस का मूवमेंट होता है। इट इज डिफिकल्ट, बट फिर भी इंडिया इज डूइंग वेरी गुड इन लेड, एटलीस्ट इन लेड एंड एल्यूमिनियम। okay. सर, एक बेसिक सा सवाल है कि जैसे हमारी जितनी भी आजकल ईवी कार्स इंडिया में बन रही हैं, यस, फॉर एग्जांपल महिंद्रा है या टाटाज हैं या ह्यूंडई हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर, तो ये लोग बैटरीज जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अगेन सर वही बात है कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजीज हैं, अभी हमारे यहाँ उतनी टेक्नोलॉजीज अभी एफिशिएंटली डेवलप हो नहीं पाई हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। दिवाली की लाइटिंग हो गई, हिंदुस्तान में मुझे वो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए 3 रुपए का खर्चा आता है, वहीं लाइट प्रोड्यूस करने में मुझे चाइना में 80 पैसे का खर्चा आता है, टैक्सेस इंक्लूसिव, एंड शिपिंग भी उसमें, मतलब इंडिया पोर्ट लैंड कर जाएगी। इंडिया लैंड करता है 1 रुपए में, और वही लाइट सेम टू सेम इंडिया में आपको बनाने में 3 रुपए लगेगा। पूरे हिंदुस्तान में आप पेपर पे छान लो, आप चले जाओ, आपको एक भी लाइट बनाने की फैक्ट्री नहीं मिलेगी। चाइना डोमिनेट कर रहा है वो मार्केट। तो आप अगर फॉर एग्जांपल आप वो प्रोजेक्ट लगाओगे तो आपसे कौन खरीदेगा? सी, हिंदुस्तान इंडिया में एक ठीक है मेड, मतलब मैं थोड़ा सा मेरी देशभक्ति अगर जाग गई तो मैं आपसे 1 बार ले लूंगा, 2 बार लूंगा, अल्टीमेटली इट इज प्रेशर ऑन माय पॉकेट। सेम ईवी बैटरीज में आज भी यही है। चाइना कैसे दे रहा है वो, उनके यहाँ की पॉलिसीज ही वैसी हैं। उनको लिथियम आयन यूज करने पे कोई टैक्सेस नहीं है वहां पे, जो भी मतलब होगा उनका टैक्सेशन इतने कम है वहां पे, दे प्रमोटिंग लाइक एनीथिंग। तो वो सब कुछ करने के बाद में इंडिया में लैंडिंग कॉस्ट कम बैठती है। ह्यूज डिफरेंस। अभी it is really not possible for Indian manufacturers right now to compete with Chinese right now. और मेरे को लगता है कि वो भी गैप फिल हो सकता है, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एटलीस्ट। वो भी अगर सेम पेस पे इंडिया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाता रहा, हाँ, यस, तभी पॉसिबल है वो। आज मतलब जो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज अगले 3 साल तक हम नहीं कर सकते, कॉम्पीट नहीं कर सकते चाइना को, नॉट पॉसिबल। मेक सेंस, क्योंकि हर चीज में जो भी आज कॉमन मैन की यूजेज में है वो हर चीज में चाइना डोमिनेट कर ही रहा है। आप सर एक चीज देखिए, चाइना में आज की तारीख में 1000 से ज्यादा लिथियम आयन रिसाइकलर्स है। 1000 भी मैं कम बता रहा हूँ, ऑथेंटिक कोई डेटा है नहीं, चाइना अपना कुछ भी बताता नहीं है, मैं तो एक अज्यूम कर रहा हूँ। इंडिया में मैक्सिमम 15 होंगे, मैक्सिमम 15 है। उस 15 में भी केमिकल रिसाइकलर्स जो ब्लैक मास से लिथियम आयन निकालने वाले हैं वो सिर्फ 3-4 हैं, जो उसमें से एक आप भी होने वाले हैं। यस, वो भी सिर्फ 3-4 मैं हो सकता है कि वो हो, अभी थोड़े से बढ़ गए होंगे फिगर, तो मैक्सिमम 7-8 होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। तो मतलब अभी वी हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। इंडिया को अपना इंफ्रा इस दिशा में तो बहुत बढ़ाने की जरूरत है। ये गैप क्यों है टेक्नोलॉजी में इतना? उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ ईवी बैटरीज अब पॉपुलर हुई हैं, हमारे यहाँ ईवी कार्स अब पॉपुलर होना स्टार्ट हुई हैं,
ओके पहले उतने क्वांटिटी में स्क्रैप अवेलेबल नहीं था, ओके अब स्क्रैप की काफी ज्यादा मात्रा बढ़ने लग गई है मार्केट में। अभी इस बार 5 मिलियन ईवी व्हीकल्स जो है लास्ट ईयर की बिकी है, और विच इज ग्रोइंग बाय 20%, दिस मार्केट इज ग्रोइंग। तो अगले 5 साल में हमारे पास बहुत स्क्रैप होगा, then India will be at a very good position. We have a very big asset. Population is the biggest asset of India. तब हम, मेरे को लगता है कि काफी अच्छा करना। सबसे बड़ी बात इंडिया की क्या है कि वो इंटरनल कंजम्पशन इतना है कि वो एक्सटर्नली चीजें सोचने का जरूरत नहीं है। और मेरे को लगता नहीं इंडिया में अगर किसी मतलब कोई लिथियम आयन का काम करेगा तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है। यस, हमारे यहाँ एमरॉन, अमर राजा ग्रुप, एक्साइड ग्रुप, ये सब ईवी बैटरी मतलब बैटरीज की प्लांट अपना लगा रहे हैं। सर आपने एक्साइड का नाम बताया, मुझे इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जाननी है कि एक्साइड अपनी बैटरी खुद बनाता है या वो सिर्फ स्टिकर लगाता है? दोनों करने लग गया है। एक टाइम पे एक्साइड खुद भी बनाता था, अब वो आउटसोर्स भी करता है। अब एक्साइड इज अ ब्रांड, बिग ब्रांड, इज द बिगेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। तो उनके पास जो डिमांड्स हैं एक्साइड, मतलब बी इट लेड एसिड बैटरी, बी इट लिथियम आयन बैटरीज। अभी लिथियम आयन बैटरीज का तो मुझे आई डोंट नो मच अबाउट व्हाट एक्साइड इज डूइंग इनटू दैट, बट यस आई डेफिनेटली आई नो अबाउट लेड एसिड बैटरीज। सो दे आर वर्किंग विद क्लोराइड इन पुणे, their maximum batteries are manufactured over there. So they're manufacturing themselves, they're outsourcing to a lot of players also, they're putting on their tags and they're selling in the market. So but this is again it's a business strategy, lot of companies are doing that. Sir, एक्साइड की बैटरी में एमरॉन की बैटरी में क्या फर्क आता है अगर हम बेसिक कार में लगाने वाली बैटरी की ही बात करें तो? सी सर, लेड एसिड बैटरी है तो बेसिकली इट्स अ लेड एसिड बैटरी। दोनों की कोई डिफरेंस? उसमें डिफरेंसेस आपके लाइफ के, लाइफ उसका जो पार्ट रहता है। अभी यू विल आल्सो बी वेरी हैप्पी टू नो, हम लोग जो लेड का पेस्ट इसके अंदर जो बैटरीज के अंदर लगता है, इट्स बेसिकली लेड ऑक्साइड पेस्ट, ओके, जो लाइफ बैटरीज की एनहांस करता है। ओके, वो बेसिकली एनोड और डायोड पे जो, यस, बेसिकली लेड पेस्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स होता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, अब एज अ रिसाइकलर और एज अ यू नो इनटू लेड मैन्युफैक्चरिंग, हम जो पेस्ट बना रहे हैं वो हम पेस्ट बना रहे हैं यूरिया के थ्रू। बेसिकली इट्स अ फ्यूजन डीसल्फराइजेशन यूजिंग यूरिया। तो उसमें बेसिकली जो पेस्ट है उसको बोलते हैं लेड स्ट्रक्चर्ड मोनोऑक्साइड पेस्ट। ओके, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल है वो, बट वो पेस्ट बैटरीज की लाइफ को एनहांस कर देता है। ओके, अभी इसके एक्सपेरिमेंट्स हमारे यहाँ चल रहे हैं एंड मुझे लगता है कि वी विल बी एबल टू अचीव, एंड इफ वी विल बी एबल टू अचीव, वी विल बी फर्स्ट इन इंडिया। ओके, यस, तो दैट इज नैनो स्ट्रक्चर्ड लेड ऑक्साइड्स बोलते हैं। बेसिकली होल इंडियन बैटरी मैन्युफैक्चरर इज योर will be your customers. Yeah, my customer and my our paste will be demanded across the world then. So this is your patented design or you have got the patent right now? Well, I cannot say patented because ये सब experiments पूरे वर्ल्ड में भी चल रहे हैं। Okay. But अभी इंडिया में फिलहाल हम लोग कर रहे हैं इस पे काम। There are a lot of companies, they are also doing, but सबका अपना अपना तरीका है। ये वैसा बात हो गई सर कि दाल आपने बनाई, किसी को ज्यादा नमक की दाल चाहिए, किसी को कम नमक की दाल चाहिए, सबका अपना अपना प्रिपरेशन करने का तरीका है। अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। करेक्ट। तो बनाने का प्रिपरेशन सब कंपनीज कर रही है हिंदुस्तान में, जैसे जो भी 15-20 कंपनीज है, सब अपने अपने तरीके से रेसिपीज बना रहे हैं। हमें एक रेसिपी थोड़ी ज्यादा अच्छी मिली है क्योंकि हमें समझ आ गया कि XYZ ये केमिकल है, इससे प्रोसेस करने पे हमको बेटर कोई रिजल्ट्स मिल पाएंगे, उससे बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। तो अभी आपने जो पूछा था, जो एक्साइड और एमरॉन में जो डिफरेंस का आपने पूछा था, वो बेसिकली इसी चीज का है, पेस्ट का है। किसकी लाइफ ज्यादा है, किसी की लाइफ कम है, लेकिन मोर ऑफ द लेस आप समझिए दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस, ऐसे कोई वाइड डिफरेंस नहीं है। सेम टेक्नोलॉजी है, सब कुछ सेम है। लाइफ इसकी ज्यादा होगी तो अगर इसके अंदर लेड का कंटेंट ज्यादा है, लाइफ इसकी कम है तो उसमें लेड का कंटेंट कम है, बस इतना ही डिफरेंस होता है बेसिकली। सर मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि जापान का जो पैनासोनिक है, वो शायद कभी बैटरी का लीडर हुआ करता था बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। यस। तो
जब कोई बैटरी ज्यादा यूज नहीं होती थी तब पैनासोनिक जो था वो सेल्स भी बनाता था, छोटे छोटे रिमोट, वो भी लेड से ही बनते थे। तो फिर आज वो टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों हो गया? क्या है ना सर, एक टाइम पे पैनासोनिक, बेसिकली पैनासोनिक इज अ जापानीज ब्रांड, ठीक है। ओस्लो में एक टाइम पे उनके पास काफी अच्छा लिथियम आयन का रिजर्व था। उसके बाद लिथियम आयन का ट्रांजिशन देखिए, लिथियम आयन यूज होता था फोन्स में, फोन की बैटरीज में, रिमोट सेल्स छोटे छोटे मोनो सेल्स जिनको हम बोलते हैं, उसके अंदर लिथियम आयन का काफी यूज होता था। पैनासोनिक वाज लीडर इनटू दैट। अभी लिथियम आयन का एकदम से ट्रांजिशन है ईवी कार्स के थ्रू। अब यहाँ पर क्या होने लग गया है कि जो ईवीज का जो लिथियम आयन का जो जिस स्केल पर डिमांड हो गया, पैनासोनिक उस चीज को मैच नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो पैनासोनिक इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडर्स टुडे इन ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर, बट जो अगेन वही बात हो गई, चाइनीज जिस स्केल पे वो लोग काम करते हैं दुनिया में, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है चाइनीज में हर चीज में, तो दैट इज द रीजन पैनासोनिक अभी भी उसका वजूद बहुत अच्छा है, बट हाँ दे आर लैकिंग बिहाइंड इन सेल्स इन कंपैरिजन टू चाइनीज ब्रांड। अभी फॉर एग्जांपल CALT मैं आपको बता दूं, CALT has started, Panasonic was one of the company, they were making batteries for Tesla. अभी CALT ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है इकोनॉमिक्स के कारण। टेस्ला की जो बैटरीज है वो पैनासोनिक बनाता था एक समय पे, कुछ समय पर बनाए इन लोगों ने, बट अभी टेस्ला ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट CALT को दे रखा है। CALT which is in Pune, चाइना, which is in China, Chinese company. It's a Chinese company. CALT पूरा चाइना में, they are dominating 38% on papers today, but on ऐसा बोलते हैं verbally like they are 50% of the world's total EV batteries are done by only one single company. Oh, they are giant, massive scale, massive, and that is all because of aggressive government policies Chinese have. Okay. Yes, so they are making batteries for BYD, they are making batteries for Tesla, they are making battery for Mercedes EVs, they are making batteries for BMWs. Everyone basically, every you name the brand they have. उनके पास ये सारे हो. Yes. So yes, no. अब इंडिया में आना थोड़े स्टार्ट हुए हैं, लेकिन इंडिया मेरे को बेसिकली ऐसा लगता है कि इंडिया इज नॉट जस्ट वन डेकेड बिहाइंड, इंडिया इज लॉट डेकेड्स बिहाइंड। जब हम चाइना से कॉम्पीट करने का, चाइना को आउटपास करने की बात करें, मेटल रिसाइकलिंग की बात करें तो इंडिया इज वे बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आल्सो। लाइक मैं मेरी कंपनी का अगर आपको एग्जांपल दूं, हम लोग जो स्केल पे काम करना चाहते हैं लेड में, हम नहीं कर पा रहे। वी डोंट हैव दोज टाइप ऑफ कंपनीज व्हिच कैन अच्छा, अगर कुछ कंपनीज हैं भी तो दे आर सो एक्सपेंसिव कि वो फाइनेंशियल वायबिलिटी प्रोजेक्ट में लेकर नहीं आएगा। वी वांट टू डू दिस, मेरे जैसे और भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो करना चाहते हैं, बट वी डोंट हैव एनीथिंग, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, वी डोंट हैव एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी तो दैट इज नॉट जस्ट सपोर्ट, वी नीड सिंगल स्टॉप सोल्यूशन। यू कैन नॉट जस्ट रन at the government departments, एक फाइल लेके भाग नहीं सकते आप दिन भर। एक साल तक इंसान फाइल लेकर के भागता रहता है उसको एक परमिशन के लिए। चाइना में नहीं है सर, वो चाइना में वो चीज नहीं है। चाइना में आपने मेल करा, आपको परमिशन मेल पे आएगी। ओह माय गॉड। वो भी शायद 48 आवर्स का कुछ उसमें भी क्राइटेरिया है। 24 आवर्स। हाँ, आपको परमिशन आ गई, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको बैंक लोन सैंक्शन हो जाएगा फैक्ट्री डालने का। हाँ ओके। आज मुझे फैक्ट्री लगाने में 2-3 साल लगते हैं, चाइना में वही काम 3 दिन में होता है। मैं बोलता हूँ 1 हफ्ता मान लो सारी चीजें करके। दैट टू इट्स अ बिग डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, मेक्स सेंस। एंड आज क्यों बात मुझे भी समझ बात नहीं आती, क्यों गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट नहीं करती है। अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी का ही फायदा है। करेक्ट। हिंदुस्तान मुझे लगता है 7-8 हजार करोड़ का लेड इंपोर्ट करता है। अब हमारे जैसे जो रिसाइकलर्स नए आ रहे हैं, अब हमें फटाफट 2 परमिशंस, आपको वही इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो चीजें इंडिया में सुधारने की बहुत जरूरत है, और तो ही इंडिया आगे जा पाएगा, अदरवाइज तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। करेक्ट। तो वो चीजें मुझे लगता है कि उसमें गवर्नमेंट कर भी रही है, बट टाइम लगेगा। सर गवर्नमेंट से मुझे याद है, अभी रिसेंटली आप पीयूष अग्रवाल जी से आपका मीटिंग हुआ था। पीयूष गोयल, सॉरी। यस, पीयूष गोयल जी से आपका मीटिंग हुआ था, तो मुझे उस मीटिंग के बारे में जानना, क्या बात हुई आपकी उनसे? सो यस,
बेसिकली अगेन हमने जब लिथियम और हम काफी रिसाइकलिंग पे अभी वर्क कर रहे हैं. टाइटेनियम ऑक्साइड इज आल्सो इन अ पाइपलाइन. वी आर आल्सो वर्किंग ऑन एवियोनिक्स. एक क्वेश्चन मुझे बीच में याद आया. टाइटेनियम ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है या ऑक्साइड है जो सिर्फ और सिर्फ चाइना सप्लाई करता है वर्ल्ड को? दे आर लीडर्स इन टाइटेनियम ऑक्साइड. मतलब बेसिकली अगर आप कहीं भी दुनिया में व्हाइट कलर देखते हैं तो दैट इज टाइटेनियम ऑक्साइड. यस. एंड इस चीज को सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसको देना. दूसरी कंट्रीज के पास है बट 90% ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड इज इन चाइना. मतलब अगर चाइना से अपने वॉर हुए तो व्हाइट कलर ही खत्म हो जाएगा. एंड अगर आपने रिसेंटली देखा होगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अमेरिका ने चाइना पे सैंक्शंस लगाए. करेक्ट. फॉर दिस बेसिकली टैरिफ्स. दे मतलब दे कुडंट सस्टेन द टैरिफ वॉर विद चाइना क्योंकि चाइना मतलब अगर उनके पास खुद के पास जो रिसोर्सेज है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो अमेरिका कहीं का नहीं रह जाएगा. Semiconductor chips is one of the biggest example. China leaders in semiconductor chips. China is leader in copper. China is leader in जो भी titanium oxide. China is leader in lot of things. Gray oxide. अगर ये सब बंद कर देना US कुछ कर ही नहीं सकता. That US had to end the war with China. They cannot sustain a trade war with China. Plus economics. जो जिस स्केल पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल चाइना के पास है वो किसी के पास नहीं है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग सुपर. मतलब they are way ahead of any other country today in the world. India has competed China in terms of population but in terms of exports, in terms of technology. शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में लोग ड्रीम 11 पे टीम बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. इंडिया में लोग टिकटॉक पे रील्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. और वही चीज़ चाइना में लोग नई टेक्नोलॉजी को सीखने में, नई स्किल्स को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. तो सरकार उनको बहुत स्ट्रिक्ट रखती है वहाँ पर. अगर आपके कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं, अच्छी स्किल्स नहीं है तो सरकार आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है बिकॉज यू आर मतलब बर्डन ऑन गवर्नमेंट. यस. अभी आपने मेरे को थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल जी का क्वेश्चन पूछा था. अभी बहुत रिसेंटली कॉन्फ्रेंस था. आई एम वेरी बिग, यू नो, ही इज अ वेरी इंस्पायरिंग फिगर फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर, नॉट ओनली फॉर मी. Although I just got I got an opportunity to interact with him, but it was all for a very small fraction of time. But that day he told कि India में startup is food delivery. हाँ, correct. India में startup है Ola. उन्होंने बहुत जगह माइक पे बोला है, बहुत जगह बोला है उन्होंने कि भाई अगर मुझे किसी वर्ल्ड लीडर को लेकर आना है उसको मेरे को बताना है कि इंडिया इज डूइंग गुड स्टार्टअप्स. अभी जोमेटो इज सक्सेसफुल. अभी और जोमेटोस की जरूरत इंडिया को शायद नहीं है. इंडिया को जरूरत है कि हम वर्ल्ड लीडर. आज अगर आप समझिए सर, इंडिया अगर वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर होता है, तो हमारे पास क्या है? हम फूड डिलीवरी आपका कोई क्या करेंगे? इंडिया नीड स्टार्टअप्स लाइक रिलायंस इज. हमको उस टाइप के कंपनीज और चाहिए इंडिया को. वी नीड मेटल्स, वी नीड कंपनीज लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत छोटी स्केल पे कर रहे हैं. इंडिया नीड मेटल्स, इंडिया नीड फार्मास, गुड फार्मास्यूटिकल कंपनीज. वी नीड सच कंपनीज एज अ स्टार्टअप. We need technology basically. We need technology. We are lacking in everything. पर उसको प्रोसेस करने का अगर टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास तो क्या मतलब? Right. इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का आया है. We need startups like that. Correct. अभी if you go outside India, you go to US, you go to मतलब I cannot name China because China में तो Indian brand exist ही नहीं करते हैं. है ही नहीं. Correct. So for that matter you have to go to like Middle East में आप दुबई जाते हो, वहां पर भी एक भी इंडियन ब्रांड नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा. तो हम सिर्फ जोमेटो, सिर्फ फूड डिलीवरी आपसे खुश नहीं हो सकते. दैट इज व्हाट ही मेंट एंड दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि वी नीडेड अ फूड डिलीवरी ऐप, वी हैव इट. नाउ एंटरप्रेन्योर्स हैव्स टू फोकस ऑन startups like, you know, extracting metals. You do some kind of wonders in space technologies. You do something in you know, marines. You do something in port shipping industries.
we need all these kind of things. I mean, currently government is sanctioned a huge lump sum amount for developing ships yes कि जिससे वो रशिया से ऑयल इजीली लेकर आ सके. यूको बैंक को पेमेंट ट्रांसफर का उन्होंने गेटवे बनाया है. yes सो इंडिया इज लाइक डूइंग ग्रेट थिंग्स. very very good. अगेन वो पीयूष गोयल जो पीएमओ में बैठते हैं, yes मुझे उनको समझने का उनका विजन क्या था, वो किस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, इंडिया को वो किस नजर से देखते हैं. okay तो पीयूष And अगर वो इतना बड़े इंडिया में अगर वो एमपी में आकर अगर वो पर्सनली आपको अगर 2 मिनट भी दे रहे हैं, yes तो मुझे समझना है कि वो इतने ग्राउंड लेवल पर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो आपसे. so बेसिकली सर क्या होता है ना, हर सरकारी विभाग, हर मंत्रालय की अपनी अपनी एक होमवर्क होती है. हर रोड मिनिस्ट्री की अपनी एक होमवर्क होती है. यहाँ पे कॉमर्स एंड ट्रेड की अपनी एक होमवर्क होती है. तो उनके इंटरैक्शंस क्या होते हैं कि भाई जैसे अगर फॉर एग्जांपल वो स्टेट एमपी स्टेट में आ रहे हैं, तो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स की क्या रिक्वायरमेंट है. हाँ, अब because like I told you, we are in an industry which is a very niche industry. Very few people know about this industry and very few people can get into this industry. तो उस केस में क्या होता है ना कि अब लकीली हमारे साथ तो ये लक हुआ कि हम लोग बहुत कम लोग हैं, तो वी वर इनवाइटेड ऑन दैट पोडियम कि व्हाट डू यू नीड मोर, हाउ कैन वी गिव यू मोर असिस्टेंस. तो उनका विजन इज वेरी क्लियर. I mean, in that particular speech, he told Narendra Modi ji, just want India to be at the top. Just one line. What do you need from us? So this is a very big thing. I mean, अगर सरकार इसका अगर 50% भी हमको डिलीवर, तो हमें हमारे लिए मोटिवेशन है कि हमें लगता है कि हमारा नेता हमारे साथ है. So basically leadership is very important, very crucial. Very very important. In country's growth. सर बिना लीडरशिप के तो कोई ग्रो ही नहीं कर सकता. आप दुबई को अगर देखें तो दुबई, जो वहां पे लोग बोलते हैं कि दुबई इज नॉट अ, आई मीन यूएई इज नॉट जस्ट अ कंट्री, इट्स अ फ्रेंचाइज व्हिच इज ओन्ड बाय अ मैनेजर, अ सीईओ. तो उनका हायरार्की इज वेरी गुड एंड सेम थिंग दे आर ट्राइंग टू फॉलो इन कॉमर्स एंड ट्रेड इंडिया. So Piyush Goyal, it is not just only about the metal industry, it is maybe any kind of export industries, shrinks industries, lot of other industries, EVs industries, automobile, everything. So they are just trying to analyze the problems, how government can help the entrepreneurs, and this is all make in India. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किस तरह से इंडिया लेवल या बड़े लेवल पे लेके जाए ताकि वो वर्ल्ड को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सके इंडिया को. एंड अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी, जैसे अलीबाबा है, ऐसे इंडिया की भी बहुत सारी साइट्स गवर्नमेंट के पास है. हमारे एम्बेसीज का एक्सेस है, वेरी फ्यू पीपल, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. गवर्नमेंट ने सारे एक्सेस दे रखे हैं. दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इट इज जस्ट नेसेसरी कि आपको उस चीज को एनालाइज करना है. हम जितना टाइम इंस्टाग्राम को देते हैं, मेक सेंस, करेक्ट, उससे अगर उसका 10% टाइम हम गवर्नमेंट साइट्स को दे दें, तो मुझे लगता है हम अपनी जिंदगी के साथ बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे. सर मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा. अभी रिसेंटली एलॉन मस्क का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो एलॉन मस्क ने एक नया फोन लिया था, मतलब जस्ट फोन चेंज किया था, तो भी वो बता रहा था कि उसका जो स्क्रीन टाइम है, जनरली उसका स्क्रीन टाइम 4 मिनट्स का होता है. और जब उसका मोबाइल देखा गया तब उसके मोबाइल का स्क्रीन टाइम सिर्फ 1 मिनट का था. और उसने खुद ने बोला कि ये थोड़ा सा गलत दिखा रहा है क्योंकि नया है. जनरली जो मेरा स्क्रीन टाइम होता है सिर्फ 4 मिनट्स का, उससे ज्यादा यूज ही नहीं करता. एंड मतलब किस फोकस के साथ में वो एक जगह टेस्ला बना रहा है, एक जगह स्पेसएक्स बना रहा है, बाद भी उसके मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक 2 साल के बच्चे का स्क्रीन टाइम एटलीस्ट 1 आवर होगा मिनिमम. सर मिनिमम होगा. दिस इज द डिफरेंस सर. मेरे को लगता है कि स्मार्टफोन इज अ ब्लेसिंग if you use it right. Yes, if you use it right. मतलब you have, आपको इंटरनेट पूरा दुनिया में एक आपको बहुत बड़ी पावर दे रखी है, बट पीपल आर नॉट यूजिंग इन अ राइट वे. मतलब इवन आई यूज इंस्टाग्राम, सो आई कैन नॉट से कि it's a waste of time, but makes sense. It's a waste of time. तो बहुत सारी चीजें सरकार ने हमें दे रखी है. आपको शौक होगा ये सुन करके कि गवर्नमेंट इतनी सारी सब्सिडीज की स्कीम्स दे रही है और आप किसी से, जनरल पता ही नहीं लोगों को,
आप एक होटल इंडस्ट्री में है, होटल आप बना रहे हैं, आपका अगर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ प्लस है, सरकार आपको 40% पैसा दे रही है उसके अगेंस्ट में, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। आप किसी सर्कुलर इकोनॉमी में जा रहे हैं तो आपको उसमें 50% का अपफ्रंट सब्सिडीज दे रही है। आप अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, हैवी इंसेंटिव्स दे रहे हैं। फीमेल्स अगर इंडस्ट्रीज में आ रही हैं, लोग यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है। सरकार आपको बोल रही है कि आप ये काम करो, लोग करने को तैयार नहीं है। लोग कर नहीं रहे। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार गाइड कर रही है कि ये काम करो, आप ये काम करो, आप हमको बेचो, हम आपको पैसा देंगे। सरकार आपको सब दे रही है, बस टाइम ये है कि आपको समझना है, उसको ग्रैस्प करना और काम करना है। आई हैव ऑल्सो लर्न वन थिंग इन लाइफ, इफ अ पर्सन वांट टू ग्रो, योर इंटरेस्ट हैज टू बी अलाइन्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज अ फैक्ट। आपके अगर इंटरेस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। तो बनिया दिमाग वही होता है, जो सरकार चाहती है आप उसके साथ चलो, आप अपना पैसा बना लोगे। करेक्ट। एंड दिस इज द टैगलाइन ऑफ अडानीज। अडानीज ने वही बिजनेस करे हमेशा जिसकी सरकार को जरूरत थी। अडानीज ने सरकार की जरूरत को समझा, अडानीज ने उस पर काम किया, एंड टुडे इज अडानीज व्हाट अडानीज। करेक्ट। So it is very important. Same with Reliance, or you name the company, big companies, they all have same interests aligned with the government of India. तो बहुत जरूरी है वो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये साइट्स पे ज्यादा समय बिताने की जरूरत है यंगस्टर्स को, हमारे जैसे यंगस्टर्स को। We will be able to do very good with life there. And coming back कि पीयूष गोयल जी ने फिर मतलब क्या डिस्कशंस कर रहे थे आपसे? Same. I mean, how can we? What assistance you need? कि you increase your exports. How can you bring exports की बात कर रहे हैं कि exports बढ़ाना है? Piyush Goyal doesn't talk of anything apart from export now. Domestic की बात ही नहीं है. हाँ, सरकार को चाहिए exports. सरकार को reserves चाहिए. Okay. एक कोई भी इकोनॉमी ग्रो तभी कर सकती है जब उसके एक्सपोर्ट्स स्ट्रांग हो. Correct. He is working heavily on exports. Okay. वो बोलते हैं कि आप हमको लेटर लिखो, गवर्नमेंट का ये साइट पे पोर्टल पे है, यू फिल इंक्वायरी फॉर्म, यू मेल अस, यू राइट लेटर टू अस, यू कम टू अस, वी विल गिव यू एन अपॉइंटमेंट, यू टेल यू हाउ कैन यू इंक्रीज योर एक्सपोर्ट, वी विल वर्क ऑन दैट। पर्सनली वो बैठ के वन ऑन वन आपको हेल्प कर सकते हैं। वो पर्सनली तो शायद नहीं करेंगे, मतलब पर उनकी टीम, यस, बेसिकली कॉमर्स मिनिस्ट्री अगर आपको पर्सनली हेल्प करे दैट इज अ बिग डील, राइट? यस, एंड वो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। यस, एंड दे आर विलिंग ऑन दैट, they are working on that, and I've seen example, this is my personal example, they are willing to work. So उनका बस यही गोल है कि how we can make India sustainable. And same अगर आपने बहुत सारे interviews में देखा होगा नितिन गडकरी जी का भी, he is trying to make India sustainable, ethanol, bioethanol, CNG, bio CNG, this will all reduce pressure on imports. मैं आपको एक बहुत interesting चीज बताता हूँ, इंडिया का total export is 36,50,000 crore, 37 lakh crore to be very precise, and import is more than 64 lakh crore. Correct. इंडिया को अगर आगे बढ़ना है या किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो उसको ये जो डेफिसिट है उसको रिवर्स करना होगा, या तो मैच कर लो, एटलीस्ट मैच तो करो। Makes sense. तो his focus is on that. मेरे को आपकी टीम ने बताया था कि आपकी उनसे कुछ एविएशन या एवियोनिक्स के रिलेटेड भी आपसे कुछ बात हुई थी। Yes, a very interesting conversation I had with him, and it was not one-on-one conversation that particular, it was for 3 or 4 we were sitting over there, and he was so clear, like we are into lead, we are into aluminum, we are into copper, metals, and that too precious rare earth metals. Correct. He said, why don't you all are young dynamic people, why don't you get into avionics? And it was very interesting term for every one of us. So basically what is avionics is aviation electronics. मतलब प्लेन वगैरह के जितने भी पार्ट पुर्जे लगते हैं वो सब एविएशन उनका टर्म होता है एवियोनिक्स। Okay. अब एवियोनिक्स के अंदर रडार्स आते हैं, जो एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम्स आते हैं, उनका कोई भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एवियोनिक्स का पार्ट है।
मेक सेंस, छोटा सा फ्यूज लॉज हो, चाहे वो एक Yes. बड़ा उसका टर्बाइन उसका एक स्विच भी होगा, वो एवियोनिक्स वो का भी पार्ट है। एवियोनिक्स का पार्ट है। मेक सेंस। अब इंडिया में आप इमेजिन करिए, पूरे इंडिया में एक एवियोनिक्स नहीं है उसके तौर पे। एक कंपनी है जो एवियोनिक्स पे काम करती है, दैट इज एचएएल। दैट इज आल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, और वो भी किसी के साथ अभी जेवी में है, तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम, आरटीएक्स कुछ ऐसा नाम है। वो ही बस काम कर पा रहे इसके ऊपर। अब आप समझिए कि अगर इंडिया में दे आर प्रमोटिंग लाइक एनीथिंग एवियोनिक्स, एंड ही वाज कि यू वर्क ऑन एवियोनिक्स, वी विल हेल्प यू 100% सब्सिडी, maybe not 100% subsidy but 100% support हाँ and सॉरी सपोर्ट, हाँ मेरे को जो सुनने में आया था दैट वाज हाँ, 100% आपको they are giving 50% as a subsidy. ओके They are giving you export incentives. They are giving you road tap. They are giving you lot of incentives on export, which is again maybe government is supporting it like 70% of the total project is sponsored by the government. मतलब अगर मैं आपको एक कैलकुलेशंस के तौर पर अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। मेक सेंस। और नीश इंडस्ट्री, अगर इंडिया में एवियोनिक्स आप कर पा रहे हो, यू विल बी सप्लायर टू बोइंग, यू विल बी सप्लायर टू एयरबस, you will be supplied to lot of defense companies, local defense companies of local countries. तो वैसा करना है, and it is very interesting, and it is also in a pipeline again. Maybe 5 years down the line we will get into avionics, but right now we have maybe not signed contract, but yes, we are in heavily conversation with government that we will supply raw materials of avionics to them. Metal parts, whatever they need. Yes, basically copper, and again aluminium 7075 exclusively for HAL. Okay. Yes. So basically अभी जो इंडिया को तेजस मार्क 2 इंजन्स हो गए या सुखोई 57 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए या रफाल की हम बात करें तो उसको भी इंडिया में मेक इन इंडिया के लिए कर रहे हैं, और रफाल ने बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो फ्यूजलाज जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है अपने एंड से बहुत तरीके से वर्ल्ड प्रेशर बना रही है कि मेक इन इंडिया करें, एंड इंडियंस की या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है कि वो कैसे भी तरह इनके पार्ट्स सप्लाई करें ताकि इकोसिस्टम डेवलप हो जाए, जितना मैं शायद आपकी बात से समझ पा रहा हूं। करेक्ट, ताकि छोटे से छोटा पार्ट हो चाहे बड़े से बड़ा इंडिया में बने, वो हर चीज इंडिया में बने, एंड जेट्स आर रेडी टू फ्लाई। यस, एब्सोल्युटली। आज इंडिया को यूएस के पीछे वो इंजन की वजह से जो आज प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है वो चीज अब फ्यूचर में नहीं आएगी। सर इंडिया में आज की तारीख में HAL सिविक असेंबली प्लांट है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे हर पार्ट बाहर से आता है। करेक्ट। मे बी चाइना, मे बी यूएस, व्हाटएवर, जर्मनी, ताइवान एंड जर्मनी, दे आर लीडर्स इन एवियोनिक्स टुडे। तो हमारे यहाँ आप सोचिए आज 21वीं सदी में भी वी आर जस्ट हैव असेंबली प्लांट। इंडिया एंड पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, बट हम एशिया में यही सिर्फ 2 कंट्रीज है, उसके अलावा सबके पास अपना एवियोनिक्स है। जापान हैज वन ऑफ द बेस्ट एवियोनिक्स, बट दे डोंट सप्लाई टू द वर्ल्ड, दे हैव लिमिटेड। चाइना तो मतलब दे आर लीडर्स इन एवरीथिंग। अमेरिकन्स तो आर लाइक बेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एवियोनिक्स। ताइवान, they are leaders. So you just imagine we are sitting in 21st century. We don't have any avionics industries till now. Might have maybe on a very small scale, but nothing as of कि we are leaders in avionics. We are supplying to giants like Airbus और Boeing and all. तो वो वाला पार्ट अभी फिल करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, और सरकार इस पे बहुत ज्यादा प्रमोशंस कर रही है। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई भी आपके व्यूअर्स के लिए भी अगर कोई इस तरीके का कुछ काम करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में आज की तारीख में। डायरेक्टली कांटेक्ट करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वेबसाइट कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बस एक एप्लीकेशन लेकर जाना है कि मैं एवियोनिक्स में काम करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट आपको सब गाइड करेगी, कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको गाइड करेगी। उनको सिर्फ पर्सन चाहिए जो वहाँ पर एक बेसिकली उनको एक एमडी चाहिए। यस, एग्जैक्टली, उनको एक एमडी चाहिए, बाकी सब चीजें वो कर देंगे। यस, उनको एक बंदा चाहिए जो इसका इनिशिएटिव ले, एंड ही हैज टू हैव मैनेज कर रहे हैं। हाँ, और कैपिटल पैसा होना चाहिए उसके पास। 50% सरकार भी लगा देगी, 50% आप लगा के। एग्जैक्टली। आपको जमीन खरीदने पे भी पैसा दे रही है सरकार, उसमें भी 100% सब्सिडी। 75%
अप्रोक्स, पर वो मतलब जो डिपेंड करता है आपको प्रोजेक्ट टू एक प्रोजेक्ट। प्लांट के लिए जितनी परमिशंस वगैरह जो वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो सब कट शॉर्ट हो जाता है आपके लिए। बहुत हद तक, करेक्ट। काफी हद तक। अभी रिसेंटली हमने देखा ना भोपाल के आगे जो बहुत बड़ा लैंड एक्विजिशंस Yes, चल रहे हैं वो सब गवर्नमेंट सब्सिडीज पे चल रहे हैं और वो बहुत Yes. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर वो लेकर आ रही है एग्जैक्टली गवर्नमेंट के साथ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत एमपी की गवर्नमेंट की तारीफ करना पड़ेगी इस चीज पे कि एमपी गवर्नमेंट बहुत मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रही है अभी। सर अभी सबसे ज्यादा पीछे देखा जाए तो आज एमपी है ना। आज आप है। देखिए गुजरात में कितने सारे सेज एरियाज हैं, क्या है महाराष्ट्र सर, में पॉलिसीज अब इवॉल्व होना स्टार्ट हुई अब है। evolve हुई। इसमें जब से हमारे नए सीएम आए हैं तब से जो टेक्नोलॉजीज, वो जो स्कीम्स आने स्टार्ट हुई है, दे आर माइंड ब्लोइंग। उसको बस पकड़ने की जरूरत है। फरवरी 2025 से बहुत एग्रेसिवली दे आर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी। ओके। एंड आई हैव सीन पर्सनली, बिकॉज हमारे यहाँ पर काफी मीटिंग्स होती है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आई हैव सीन very young people all coming from Mumbai, Delhi, Calcutta, some are from outside India also, Nepal. Matlab they are coming in MP, they are investing in MP, and lot of companies, SAIL, BHEL, every company is coming in MP. एमपी आई थिंक आई बिलीव कि थोड़े समय में सिर्फ एमपी ही बचा है देखा जाए तो सभी स्टेट्स Yes. में जहाँ पर एक बड़ा मैसिव स्केल का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, Yes, जहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं because of geographical ज्योग्राफिकल advantages एडवांटेज। also. एग्जैक्टली, Yes. क्योंकि नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने वाला एमपी है अभी, Right. तो right. वो डिस्ट्रीब्यूशन हब बन सकता है। क्योंकि गडकरी जी ने कहा भी था शायद कि वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हब बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन को और चीप बना सकते Yes, हैं, yes. रोड ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल को। सही। And you will be shocked to know कि Amazon, Flipkart, these companies are making fulfillment centers in MP. इन एमपी मेक सेंस। और वो उसी एरिया में ही आ रहे हैं जहाँ मैं Yes. आपको बता रहा हूँ ना, हाँ हाँ भोपाल वाले एरिया में ही वहाँ पे काफी सारी चीजें डेवलप हो रही है yes EV yes के yes लिए। yes yes Make तो sense. MP तो is like it will, the economy of MP will boost like anything. It's just a matter of time right Yes, not more, like more than 5 years. Hmm. It is going to boom like anything. So MP में invest करना is the best time right now. मेक सेंस। सर अगर हम जैसे एवियोनिक्स या एविएशन इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम HAL के बारे में बात नहीं करें तो शायद वो चीज़ अधूरी रहेगी। Yes. अभी HAL का कुछ न्यूज़ सुनने में थी कि जर्मनी की किसी कंपनी के साथ उसका Yes. स्टेक्स वगैरह वो कैप्चर हो Yes, गए हैं yes, और या yes. उन्होंने ले लिए हैं, तो वो स्टोरी के बारे में मुझे प्लीज कुछ बताइए। So basically HAL is a government owned by government. ओनली कंपनी जो कि एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए केपेबल है, Yes. वो भले असेंबल करे या जो भी छोटे Yes, मोटे yes, पार्ट्स yes, बने, yes. बट ओनली कंपनी। अभी recently Adani's have bid. They are also coming into avionics. सर सॉरी टू इंटरप्ट, Yes, इसके yes. बीच में एक और चीज मैं जानना चाह रहा था कि शायद आई डोंट नो, शायद निखिल कामत और Yes. दीपेंद्र गोयल, Yes. इन दोनों में से किसी एक पर्सन ने रिसेंटली अभी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें वो जेट इंजन्स बना रहे हैं Yes. एंड $1 बिलियन। Yes, yes, कौन yes. है इसमें से दोनों में से? Dipender Goyal. दीपेंद्र गोयल, Yes. जोमेटो के फाउंडर। Yes. Yes. तो yes. जेट इंजन्स बना, मतलब जोमेटो वाला टैगलाइन थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया उन्होंने पीयूष गोयल का। Yes. Yes. And yeah, even I was shocked and I was so happy to see the news. They have started taking initiatives that they want to get into manufacturing of jet engines. I mean, again, I told you, government is promoting all Correct. these things like anything. Correct. आपने opportunity grab कर ली तो करेक्ट, आप कर जाओगे, वैसा है. They have capital. they have Zomato is a capital, big. correct. I mean, they're cash rich company. They're doing really wonderful thing in this. Again, जो HAL आपने पूछा था, HAL is working with them. I think with HAL, ISRO is also working with them. Yes, yes, इसरो yes, भी yes, शायद yes. वो इसरो से कनेक्ट करना चाह Connect, रहे हैं yes. कि वो एविएशन, क्योंकि आज आप बोइंग देख लीजिए तो बोइंग भी जो है नासा के बिना वो सक्सेसफुल नहीं बन पाया था, Yes. एंड इसरो इज Definitely. मच नीडेड कि वो एविएशन, क्योंकि वो जो उनका साइंस है Yes. वो शायद लेमैन को इतना ज्यादा क्लियर नहीं है जो Right. आज उनके पास जो टेक्नोलॉजी। Right. सर क्या है कि एरोस्पेस, आप ये समझिए कि anything which can fly, it has to have support of a research organization. करेक्ट, ये कर मतलब मैं अगर एयरक्राफ्ट, एक छोटा एयरक्राफ्ट, विंग एयरक्राफ्ट समझ लो आप, अगर वो भी बना रहे तो उसके लिए सपोर्ट मुझे चाहिए। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, इन साइंस के लिए तो नासा और इसरो है। ये जो गवर्नमेंट के रिसर्च, ये जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस Correct. होते हैं, इनके बिना आप
एविएशन इंडस्ट्री में सस्टेन नहीं कर सकते। अब बात आती है यहाँ पे जोमेटो जो जेट इंजन बना रहा है, दे हैव फुल सपोर्ट ऑफ इसरो, प्लस इनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं बहुत सारे, दैट मॉडिफिकेशंस आर एज पर द एरोनॉटिकल बॉडीज। अगर मैं लेमैन टर्म्स में बताऊं कि अगर मेरे को एक ऑब्जेक्ट को ए लोकेशन से बी लोकेशन पे फ्लाई करना है, वहां पे क्या वेदर कंडीशंस होगी, वहां पे क्या कितना विंड प्रेशर होगा, वहां पर कितना डायनेमिज्म कितना होगा, वेदर इफेक्ट्स कितने होंगे, उसका मुझे नॉलेज मेरा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ही दे सकता है। उससे कोलैबोरेशन करने के बाद ही मैं अपना वेसल डिजाइन कर सकता हूँ। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इंदौर शहर से राजस्थान जयपुर जाना चाहता हूँ, yes. तो उसके लिए जो प्लेन का बॉडी होगा, प्लेन जो होगा वो अलग तरीके से डिजाइन होगा, और अगर मैं दिल्ली से लद्दाख जाना चाहता हूँ तो उसका थोड़ा सा बॉडी डिफरेंस होगा। यस, डिफरेंस आता है उसके अंदर। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितने हाइट पे वेसल फ्लाई कर रहा है। मतलब एज अ कंज्यूमर मुझे तो कोई डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, आपको कभी डिफरेंस समझ आएगा। टेक में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। डिफरेंस आता है, बहुत ह्यूज तो नहीं आता बट आता है, काफी हद तक आता है। और अभी जिस तरीके से जो एविएशन इंडस्ट्री जिस तरीके से बहुत इकोनॉमिक्स पे काम करना पड़ता है इनको, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द डे, तो इनके जो एयरक्राफ्ट्स ये लोग जो ऑर्डर देते हैं, इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्लाइंग कितना होना चाहिए। अभी आपने जैसे एग्जांपल रिसेंटली देखा होगा, इंडिगो ने अपने जितने भी वेसल्स हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनके, सब में उनने हॉट ovens eliminate कर दिए। Correct. They are able to save 200 crore annually. Correct. Just by eliminating ovens. Yes. तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया छोटा सा। ऐसी एयरक्राफ्ट की इंजीनियरिंग में भी चीजें होती है। एक चीज एलिमिनेट करके मे बी आप अपने इकोनॉमिक्स को बेटर कर सकते हो। करेक्ट। तो ये सब चीजें बहुत अभी लाइमलाइट में आ चुकी है कि किस तरीके से और इसको प्रॉफिटेबल करना चाहिए। तो ये सब चीजें। तो HAL का जर्मनी से क्या कनेक्शन बैठ रहा है अभी? क्या है ना सर, HAL के पास खुद के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नहीं है आज की तारीख में। आज हम सिर्फ असेंबल करते हैं एयरक्राफ्ट को, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब वी आर नॉट एबल टू मेक नेविगेशन सिस्टम्स, वी आर नॉट एबल टू मेक रडार्स, वी आर नॉट एबल टू मेक एनीथिंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स। हम सब वहां से विच इज कॉस्टली। तो जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन से एक तो हमने हमारी असेंबली लाइन जो HAL ने अपनी असेंबली लाइन और बेटर कर ली है, प्लस उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम दूसरी कंट्रीज को भी और बेटर। इंडिया का HAL हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग आल्सो। तो वो टेक्नोलॉजीज HAL के पास खुद के पास नहीं थी, दे हैड टू बाय इट फ्रॉम द जर्मन्स। अब बाइंग टेक्नोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव। So what we are assuming is after a little bit of articles and all, they have collaborated with them to, to make their assembly line more efficient, basically. Okay. Yes. Okay. Yes. And इसमें कुछ वो stakes का acquisition का क्या rule है? Stakes का acquisition का I'm not very sure about कि उनका क्या deal हुआ है, because I knew कि their major collaboration was because of technology. And yes, definitely HAL ka they are financially doing very bad. They are a loss-making company. It's a loss-making company. Correct. They need financial assistance also. Plus avionics में sir problem क्या है कि it's a huge capital-intensive business. Correct. No, everybody cannot survive. Their one product avionics. is in millions, no? Yes. Right. So they needed support from some other country. So I think 40% of stake is with the Germans today of HAL, which is good also. I do remember this. I think Arun Jaitley said one day, government is a organization which has to run country, not a company. So it is good, and it was very evident because they also sold Air India back to Tata's. I mean, it was an auction. They sold Air India. Again, it's a good initiative. It was a good decision. And again, they took with the HAL. Yes. Because they knew कि भाई गवर्नमेंट नहीं चला सकती है HAL को. It is evident. It's a loss-making company, despite of the fact we have only one avionics company in India. उसके बाद भी it's a loss-making company. It's better. They have done a very good job in that. Plus, Reliance
Reliance Anil Ambani Group, they are getting into defense. Adanis are getting into defense. Mahindra is also Mahindra doing बहुत wonderful तगड़ा. job in defense. Godrej Yes. is also entered into defense. Into मतलब वो defense. गोदरेज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी शायद ड्रोन्स वगैरह में. Yes. महिंद्रा की कार्स वगैरह जो आ रही हैं, बुलेट प्रूफ ट्रक्स एंड Yes. सेम लाइक टाटा. Yes. And Kalyani Group is also doing excellent in this. Excellent. Lot of work. private partners Yes. have come into defense industry. Yes. And they're doing very good. Very good. And what I've also heard, I read somewhere, Adanis are, I mean, there will be a time when they will leap defense industry across the world. Makes sense. Yes. Yes. And they are working. They have, I don't remember the name of the company. They have bought a company in US, Okay. which was into avionics. So Okay. yes, they have bought the stake. Now they are the owners of that company, Okay. and they are bringing the same technology in India. Okay. So there will be a time, maybe, I don't know. There was an article that they will start manufacturing a lot of avionics part in India. सर रिसेंटली आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि भारत में बहुत सारी कंपनीज जो हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो फॉरेन कंपनीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया. Yes. अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा ट्रक्स का ब्रांड है, उनको एक्वायर किया. महिंद्रा ने जो फरारी लेमो की जिन्होंने डिजाइन्स बनाई है, उस कंपनी को, पैराफ्रीनी शायद उसका नाम है, Yes. उस कंपनी का एक्वायर किया है. और मतलब बहुत सारी कंपनी जैसे अडानीज जो है, अडानीज Yes. आज फॉरेन कंट्रीज में या तो एक्वायर कर रहे हैं कंपनीज को, या तो फिर उसको लीज पे ले रहे हैं. Yes. तो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इंडिया वर्ल्ड वाइड की जितनी बेस्ट चीजें हैं, कहीं ना कहीं उसको वो एक्वायर कर रहा है, या उसमें स्टेक्स इतना बढ़ा रहा है कि उसकी ओनरशिप कंपनी की इंडिया के पास आ रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो व्हाई आर दे डूइंग दैट? सर टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आप ये देखिए कि इंडिया के बेस्ट ब्रेन तो हमारे पास है ही नहीं. सर बेस्ट ब्रेन्स हमारे पास है, पर वो सब यूएस जा रहे हैं. सब जा चुके हैं. अब क्या है कि ये, अच्छा, दूसरा मुझे लगता है कि आज एग्जांपल के तौर पे मैं अपना एग्जांपल अगर आपको दूं, तो मैं आज एक नया एंटरप्रेन्योर हूँ. मैं एक सीमित अमाउंट तक का लॉस बेयर कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकता. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई फैक्ट्री लगा रहा हूँ जो टेस्टेड है, तो मैं उस पर पैसा खर्च करने में हिचकिचाऊंगा नहीं. एज अ यंग पर्सन और मे बी एस्टैब्लिश्ड पर्सन ऑल्सो, बहुत बड़े बड़े फिगर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के. आज मुझे अगर 50 करोड़ रुपए की फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर मुझे पता है कि ये मैन्युफैक्चरर टाइड एंड टेस्टेड है, तो मैं उस पे जाऊंगा. मैं नए बंदे पे नहीं जाऊंगा. सेम इंडिया में भी यही चीज है. उनको पता है, जैसे पैराफिनी, he was a designer for BMW, he was a designer in Ferrari. महिंद्रा को रिस्क नहीं था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उसका जो भी XYZ उनके साथ जो भी कोलैबोरेशन होगा, महिंद्रा न्यू कि मैं इसको लूंगा, ये मेरा ब्रांड चला देगा. ट्राइड एंड टेस्टेड. सेम अगर आप देखेंगे, टाटा से JLR को लिया, टाटा को मालूम था कि यार ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड है. वो नए के साथ जाते तो दे वुड बी, नए के साथ जाते तो जो उनने आज 10 साल में अचीव करा, हो सकता है 25 साल में अचीव कर पाते, क्योंकि उनका भी ब्रांड बनाना पड़ता, वो लोगों में उतना भरोसा डेवलप करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता. तो ये एक बहुत बड़ा एक रीजन है इंडिया को एक छोटे टाइम स्पैन में अगर बड़ा करना है, तो उनको फॉरेन टेक्नोलॉजीज एक्वायर करनी ही पड़ेगी, और जो इंडिया कर भी रहा है. जिसके पास बेसिकली शायद ये लोग वो कंपनीज हैं जिनके पास में पेटेंट राइट्स हैं. पेटेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट नाउ. टेक्नोलॉजी के अंदर पेटेंट्स आर एवरीथिंग. यस, राइट. सर अपन रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो हम दूसरे भाई के ऊपर आ जाते हैं. रिलायंस जो मुकेश अंबानी जिसको आज लेड कर रहे हैं, तो वो कंपनी आज वर्ल्ड में किस तरह से सॉफ्ट स्वीट क्रूड ऑयल, सॉरी आई एम रॉन्ग, मतलब स्वीट क्रूड ऑयल को किस तरह से वर्ल्ड में लीडर बने हुए हैं. एंड व्हाट इज दिस बेसिकली स्वीट क्रूड ऑयल? तो मैं आपको इसकी छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा. ऑफ कोर्स. तो बेसिकली दुनिया में क्रूड ऑयल दो तरीके से मिलता है. फर्स्ट इज ऑनशोर, जो हमको रेगिस्तानों से, मतलब सतह से मिलता है बेसिकली, और एक होता है ऑफशोर, जो समुद्र से हम उनको मिलता है. तो दोनों क्रूड ऑयल के प्रोसेसिंग में डिफरेंस होता है. अच्छा. दोनों क्रूड ऑयल है चीज वही, एक ज्यादा रिफाइंड है, कम रिफाइंड है. अच्छा.
तो बेसिकली जो स्वीट क्रूड ऑयल होता है वो बहुत कम रिफाइंड होता है, मतलब वो हो गया समुद्र वाला, रेगिस्तान वाला। यस। ओके। अब क्या होता है ना कि हमने वो क्रूड ऑयल को जब एक्सट्रैक्ट करा, एक तो उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सस्ता होता है जमीन वाले का, थोड़ा सा इकोनॉमिकली बेटर होता है देन व्हाट वी जो हमको समुद्र में का उस डेफिनेटली वो उस वहां पर उसका एक स्टेशन होता है, उसकी ड्रिलिंग होती है, वहां से क्रूड ऑयल निकलता है, फिर वो पाइपलाइन से एक जगह ट्रांसफर होता है, तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो रिलायंस का जो रिफाइनरी है, इट इज नोन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ स्वीट क्रूड ऑयल बेसिकली, ओके एंड दे आर वर्ल्ड लीडर इन दैट। ओके। यस, एंड जितना बड़ा रिफाइनरी रिलायंस का उतना वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट रिफाइनरी था एक टाइम तक, टुडे इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिफाइनरी। ओके। इंडिया अबाउट इफ आई रिमेम्बर 5,05,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है ऑयल्स का, क्योंकि देखिए इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, ये एक इकोनॉमिक्स है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रूड ऑयल हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। उसमें से रिलायंस 50% डोमिनेट करता है इंडियन मार्केट को। लुक एट द बैंडविड्थ, मतलब दे आर huge company. That is the reason 2.5% of GDP of India is managed by Reliance, and everything is export. They are not importing anything. See, हर कंपनी का सर बैंडविड्थ देखा जाता है कि वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। रिलायंस धीरू भाई अंबानी के टाइम से एक्सपोर्ट ही कर रहा है। रिलायंस का बड़ा होने का रीजन ही यही है कि दे आर फोकस्ड ओनली ऑन एक्सपोर्ट्स। Today, Reliance is exporting naphtha of 3 lakh crore. What is naphtha? Again, it's a petroleum product. अच्छा। जो स्वीट क्रूड ऑयल को हम लोग जब प्रोसेस करते हैं तो व्हाट वी गेट इज नेप्था। नेप्था को जब हम और प्रोसेस करते हैं तो उससे पेट्रोल मिलता है, उसको और प्रोसेस करते हैं तो डीजल मिलता है, मतलब इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो दे आर वर्ल्ड लीडर्स इन दैट। सर एक और चीज मुझे पता चली थी कि पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से जो उसको रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल डीजल तो मिलता ही है, जो कि अगेन जो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है देश की इकोनॉमी के लिए। दूसरी चीज इससे हमको मिलता है प्लास्टिक। यस। तो जो प्लास्टिक की बॉल्स आते हैं या जो उसको क्या बोलते हैं, तो वो चीज इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा जो आज वो है वो सिर्फ रिलायंस के पास है। तो रिलायंस भाव खोलता है हर दिन कि क्या भाव प्लास्टिक का बिकना चाहिए। और प्लास्टिक आज अपनी दुनिया में आप आपके आसपास जितनी भी चीजें देख ले, जो भी प्लास्टिक से बना है, मतलब वो रिलायंस के फैक्ट्री का माल उसमें यूज हुआ। सो हायरार्की में आपको बताता हूँ, क्रूड ऑयल को जब हम प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले मिलता है हमको एविएशन फ्यूल, एरोटर्बाइन फ्यूल, मतलब एरोटर्बाइन फ्यूल। हाँ। उसको फिर उसके जो नीचे की सतह होती है उसमें आता है हाई स्पीड फ्यूल्स आते हैं, जो ये रेसिंग कार्स और उसमें डलते हैं। हाँ। उसके बाद फिर आपने ये सुना होगा XP 100, XP 60, हाँ, वो वाले पेट्रोल्स निकलते हैं। बेसिकली उसका रहता है कि बर्निंग रेशियो उसके अंदर ज्यादा रहता है। करेक्ट। तो आपकी इंजन पे ज्यादा लोड नहीं आता है, हाई एचपी। उसके बाद फिर नॉर्मल पेट्रोल आता है। हाँ। उसके बाद इसके अंदर ऑक्टेन डीजल्स आते हैं। ओके। ऑक्टेन डीजल इंडिया में उतने पॉपुलर नहीं, बट ऑक्टेन डीजल भी एक, हाँ मैं भी पहली बार सुना। यस, ऑक्टेन डीजल्स आते हैं। ऑक्टेन डीजल्स ज्यादातर ये फैक्ट्री में यूज होते हैं नहीं, बेसिकली इसको बोलते हैं एक टाइप की ट्रक्स होती हैं, ये इट्स ह्यूज ट्रक्स जो बहुत बड़े बड़े कोल माइंस में काम आती है, मतलब एक एक फ्लोर जितनी बड़ी ट्रक्स होती हैं। ओके। इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है, इंडिया में भी है, कैटरपिलर जैसी कंपनी के ट्रक्स बनाती है, वहां पे ऑक्टेन डीजल्स यूज होते हैं क्योंकि उसमें इंजन में बहुत ज्यादा लोड आता है। ओके। तो अगर उसमें रिफाइंड डीजल नहीं डालेंगे तो उसके इंजन ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि बहुत हेवी उसमें वर्किंग होता है। ऑक्टेन डीजल्स होते हैं, फिर नॉर्मल डीजल आता है। ओके। फिर डीजल के बाद वैसलीन्स आते हैं, उसके बाद बिटुमिन आता है, फिर आखिरी में रेक्रॉन आता है। बिटुमिन मतलब जो डांबर होता है वो भी उसमें से निकलता है। और उसके बाद क्या बताया आपने? फिर रेक्रॉन्स, प्लास्टिक रेक्रॉन्स। यस। ओके। वो आखिरी रेक्रॉन में भी एमएम में अलग अलग साइजेस आते हैं उसके। यस। रेक्रॉन के बाद भी बहुत चीजें निकलती है। और ये सब चीजों पे सोचिए, जिसका पेट्रोल क्रूड ऑयल पे सबसे ज्यादा कंट्रोल है, वो सब चीजों पे कंट्रोल कर सकता है। रिलायंस इज सेलिंग एवरीथिंग। रिलायंस इज सेलिंग पेट्रोल टू गवर्नमेंट कंपनीज। करेक्ट।
Reliance is selling petroleum to IOCL. They are selling to BPCL. They are selling to HPCL. They are selling to Shell. They are selling to SL. They are selling to the sir. Western nations को आज सबसे बड़ा उसके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई. मिडिल ईस्ट में you won't believe हम लोग क्रूड ऑयल दुबई से लेते, मतलब मिडिल ईस्ट से लेते हैं. हाँ. हमारा पेट्रोल वो यूज कर रहे हैं. करेक्ट, क्योंकि उनके टेक्नोलॉजी नहीं है उसको प्रोसेस करने की. हाँ, करेक्ट. उतना मैन पावर, उतना स्केल, they are doing wonderful. I mean, Reliance is very big. So basically, sweet crude oil जो होता है वो जो है वो जमीन में से जो निकलता है. Yes, exactly. जो पानी के अंदर से निकलता है, that is थोड़ा सा कम रिफाइंड होता है वो. That is less refined crude oil basically. Okay. Both are crude oil. तो इसमें crude oil में भी grades चलते हैं. मतलब sweet crude oil, I use the word because we wanted to, मतलब for layman it is a understandable term. But crude oil में भी grades चलते हैं. उसमें 3 ग्रेड होता है, 9 ग्रेड, 9 ग्रेड. जितना ग्रेड कम होता जाएगा उतना उसका रिफाइन करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है. करेक्ट. तो स्वीट क्रूड ऑयल इज द मोस्ट बैड ग्रेड क्रूड ऑयल. उसको रिफाइन करने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है बेसिकली. और वो सिर्फ रिलायंस के पास है इंडिया में. और भी है कंपनीज, बट देयर लीडर्स. रिलायंस इज द लीडर. जो मैंने एक न्यूज सुनी थी सर रिसेंटली, जैसे इंडिया रशिया से बहुत तेजी से क्रूड ऑयल परचेस कर रहा था, तो हमारे एक पड़ोसी को भी कंपटीशन करना ही है. राइट. तो जब पाकिस्तान ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेस किया था, तो बाद में उसे पता चला कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं जो रशियन क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सके. exactly. और उसमें डीजल कंपोनेंट जो होता है वो बहुत कम होता है और दूसरी चीजें ज्यादा होती है उसमें. राइट. तो ये वो ग्रेड्स की ही बात हो रही है. एक चीज मैं आपको बताता हूँ. 1966 इफ आई एग्जैक्टली रिमेम्बर, या 1970s के पहले की बात है ये. 65 to 70 के बीच में यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को ये ऑफर दिया था कि हम आपके यहाँ से ऑयल निकालेंगे और दूसरी कंट्री से भी ऑयल लेकर के हम उसको प्रोसेस करेंगे. दे फेल्ड मिजरेबली इन पाकिस्तान. यस. हाँ. उसके कारण वहां की सरकार गिर गई थी. आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. इतना ज्यादा एक्सपेंस किया था एंड इट इज वेरी फेमस अक्रॉस. इसकी बहुत सारी बुक्स में भी इसका जिक्र किया गया है. वहां की यूएस की सरकार गिर गई थी इस डिसीजन के कारण. दे लॉस्ट सो मच ऑफ मनी इन दैट डिसीजन. आप इमेजिन करो वो वाली चीज रिलायंस करता है गुजरात में, and they're making money and on a big scale. Correct. That is the difference between Reliance and other companies. अभी recently again सऊदी अरेबिया ने के अरामको ने अभी बीच में पाकिस्तान को यही कहा था कि हम आप ही के यहाँ पे रिफाइनिंग प्लांट्स डालेंगे, बट उसमें अभी तक कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं. क्योंकि मे बी शायद क्योंकि न्यूज में ऐसा दिखा रहे हैं कि शायद अरामको को बाद में यूएस का फेलियर नजर आया कि यूएस पहले से फेल हो चुका है, तो उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना इज नॉट स्ट्रेटेजिक. यस डेफिनेटली. ये बहुत बड़ा एक रीजन है. करेक्ट. सर अगर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे तुर्की की भी बात करेंगे कि अभी रिसेंटली इंडिया ने तुर्की पे सैंक्शंस लगाए थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था इन ऑपरेशन सिंदूर. पर हमने उसको बहुत जल्दी उससे वापस से ले लिया था. हमने तुर्की से सारे सैंक्शंस हटा दिए थे. तो वो आप ही की इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसको बहुत डिटेल में बताएं. तो सर टर्की इज लीडर्स इन स्क्रैप. I mean, I cannot say कि they are the only country we are importing scrap from across the globe to make the prices of metal more sustainable in India. हमें scrap की requirement रहती है. अभी टर्की is leader in copper scrap. इंडिया में कॉपर की बहुत ज्यादा जरूरत है. आज इंडिया को कॉपर की बहुत ज्यादा जरूरत है और सारा स्क्रैप हमारे पास टर्की से काफी स्केल पे आता है. They are supplying us lot of things. We can be politically in war with Turkey, but financially it is not possible that India can continue that war with Turkey. We need scrap. We need lot of metal scrap. Maybe it copper, maybe it aluminium, or maybe even lead. They are also suppliers of lead acid battery scrap. Yes, not at a very big scale, but yes. They are leaders in India at least. So we cannot sustain war with Turkey. So basically,
टर्की सप्लाई स्क्रैप स्क्रैप which India needs, metal scrap, जिसकी वजह से हमें इंडिया में हमें जितना भी मेटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब हमारी and they fulfill have होती है. very big reservoir of copper also. ओके एंड इंडिया Yes. में जो कॉपर इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत अभी कम है या और इंडिया में सर डिमांड कॉपर सप्लाई. का रिजर्वोयर नहीं है. We don't have natural copper in Okay. India. Okay. We are dependent on other countries. ओके And you Okay. imagine the scale of copper. Copper कहाँ use नहीं हो रहा है? Copper Makes is sense. everywhere. Everywhere. Every automobile industry, construction, मतलब buildings. So, wires everywhere. Wires. हाँ, Copper makes is sense. Yeah, today copper is 890, 900 rupees. correct, At a time it was just 256 rupees. Correct. Just 2-3 years down the line. correct. We need copper like anything. तो इंडिया में कॉपर का डिमांड और बढ़ता जा रहा है. We cannot be at war with Turkey. सर रिसेंटली ये मैंने 5 साल नहीं 1 साल पहले मैंने ये स्टूडियो रूम बनवाया था. Right. मैंने इसमें जो वायर फिटिंग्स करवाए थे वो आए थे करीब 750 रुपए फिट, जो मेन हाई टेंशन वाले वायर्स थे. Right. वो अभी मेरे को नीचे वापस से कुछ मेरे को बनवाना था, तो वहां पर मैं वही सेम कंपनी, सेम वायर, सेम सब कुछ सेम था, वही सेम वायर 1000 रुपए का हो गया सर. और 1 साल अभी तो मुझे फिर- नवंबर में होगा इसको बनवाए. आप सोचिए इतना डिफरेंस आ गया आएगा कॉस्टिंग सर में. डिफरेंस. और जिस तरीके से वर्ल्ड में एक्टिविटीज हो रही है, रशिया इज स्टिल इन्वॉल्व विद यूक्रेन, ऑफ कोर्स. इजराइल फॉट विद ईरान. मेरे को लगता है नहीं है कि बहुत दूर है अभी वर्ल्ड वॉर. एवरी कंट्री इज फाइटिंग विद एवरीवन. रशिया अमेरिका फाइटिंग, एवरीवन इज फाइटिंग. करेक्ट. कोल्ड वॉर रेट्स और बढ़ते मतलब ये मेटल पे ही प्रेशर आना है इन सब चीजों का अल्टीमेटली. करेक्ट. इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट. और इसी चक्कर में अभी इन्फ्लेशन विल बी अ बूम एंड दैट इज द रीजन गोल्ड के प्राइसेस अगर आप देखो. सिल्वर अगेन, अभी रिसेंटली यूएस ने सिल्वर को अपने प्रेशियस मेटल्स में या रेयर Yes. मेटल्स में शामिल कर लिया. उसकी जो Yes. लिस्ट निकलती है उसमें बहुत Right. सारे मेटल्स उसमें ऐड करे उसमें. Right. 100% right. सिल्वर की रेट्स इज लाइक बूमिंग. Booming. पीपल आर एक्चुअली सेइंग कि सिल्वर विल क्रॉस Gold. गोल्ड रेट्स. Yes. Even I heard this. I mean, all these things will, have a pressure on this metal. A full metal industry. So basically India needs Turkey for its copper and for scrap. For copper, we need assistance from Turkey. Not 100%. But we are not sustainable. We Demand need supply support match from नहीं कर everyone. पाएंगे. Copper is not. China is not supplying copper to India Correct. because उनके खुद के यहाँ deficiency है. Correct. और nobody is supplying copper. सबको copper की जरूरत है. टर्की के पास copper बहुत ज्यादा है. Okay. इसलिए That's why भी- it's winning. Yes. हम हमारे पास नहीं है कॉपर. तो वी हैव टू सस्टेन ऑन टर्की एंड अदर और भी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज. सर अभी रिसेंटली एक और चीज मुझे पता चली थी, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट तुर्की एंड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन. तो अभी आई थिंक आपसे मेरी जब लास्ट टाइम बात हो रही थी तो हम लोग बिहाइंड द सीन्स हम बात करें तो आपने मुझे बताया था कि ब्रिक्स नेशंस जो है, यस, रिक्स, अगर हम रिक्स की बात करें तो वो वीजा फ्री हो गया है और काफी वहाँ पे इजी गोइंग हो गया. बिजनेस ट्रेड भी बहुत इजी कर दी, बहुत वेरी चीजें कर इजी, दी. वेरी तो मैं इजी. उसके बारे में जानना चाहता हूँ. अब तो अभी मैं आपको एक बताता हूँ. यूएई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गल्फ, अगर आपने गल्फ कंट्रीज हाँ हाँ हाँ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ने इतना अच्छा एक उनसे करा है. अभी जो उनका जो कोलैबोरेशन अभी रिसेंटली मोदी जी गए थे. Okay. तो उन्होंने की डील करा था कि इफ एनी कंपनी वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई, गवर्नमेंट ऑफ दुबई विल गिव यू फाइनेंशियल असिस्टेंस This is specifically for India? फॉर इंडिया. Okay. Yes, not across the BRICS. Okay. Specific for I'm talking about the Gulf trade Countries. deal that हाँ, they हाँ, had. हाँ. And same with BRICS. अभी you might have heard recently हमारा और UK का एक ट्रेड डील हुआ है. You can invest any amount of money in UK today. They're inviting people because see, Indians are the people who have money today. Correct. We are rich. And even in Dubai, you name Africa, in UK also, हमारा ही पैसा लग रहा है. सब दूर. हर जगह इंडियंस का ही Correct, पैसा लग रहा है. पूरे दुबई के अंदर इंडियंस का ही पैसा लग रहा है. सर यूएस की जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो इंडियंस पे कर रहे इंडियंस से होता हैं. है. इंडियंस वहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, यूएस के रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. राइट. तो वो ट्रेड डील से इनको फायदा, तो दे कॉलिंग इंडियंस. करेक्ट. अभी यूके की इकोनॉमी इज नॉट गुड.
वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन बैड कंडीशन, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं उस हिसाब से। करेक्ट। तो दे आर इनवाइटिंग इंडियंस कि भाई आप आओ, यू इन्वेस्ट। अभी आई डोंट नो, आई रेड रिसेंटली नीदरलैंड्स, they are supporting 100% to Indians, only Indians. Okay. Yes, they are like, I don't know exactly, they might be a business specifics, I didn't go into the details, but they are supporting Indians a lot. So BRICS again, अभी तो China is not entertaining Indian companies a lot because they already, China में सर क्या है कि they don't do competition. अगर आप वहां पर एक मॉल में गए, एग्जाम्पल के तौर पे कोई बिजनेस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे आपको आपस में भी कोई अगर सोफा रख रहा है तो बाजू वाला सोफा वो वाला नहीं रखेगा जो वो रखता है। ओके, दे डोंट डू कंपटीशन विद इन देमसेल्व्स। तो जो रेट की मारामारी है वो रहेगी नहीं होती। बिल्कुल, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये ग्लास है, ये मुझे एक ही दुकान पे मिलेगा वहां, और ये पूरे मॉल की आप बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर हम देख रहे हैं कपड़ों की जो लाइंस होती है वो सेम मटेरियल सेम चीजें आपको कहीं और मिलने ही नहीं। दे डोंट डू कंपटीशन विद इन देमसेल्व्स। वो दुनिया से कंपटीशन करते, बोले अपने घर वालों से क्या कंपटीशन कर रहा। मेक सेंस। तो वो वही चीजें हैं। तो चाइना इज नॉट एंटरटेनिंग इंडिया एज ऑफ नाउ, इंडियन कंपनीज, क्योंकि वही कंपटीशन के कारण। वो बोलते हमारे पास इतने सारे लोग हैं तो हम। उसके बाद फिर आपका आता है रशिया। रशिया तो इंडिया के साथ काम करता ही है। Correct. South Africa is a poor economy right now, but Correct. yes, South Africa again is a very big opportunity for anybody who want to invest in businesses in South Africa. Correct. You can export anything in today in South Africa. You have lot of custom clearances. अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि आपने जैसे 10 रुपए का कुछ एक्सपोर्ट करा तो उसके अगेंस्ट में सरकार आपको पैसा देती है, जिसको हम लोग गिफ्ट्स बोलते हैं। कस्टम गिफ्ट्स होते हैं बेसिकली। रोड टैप होता है, उसमें DOTP होता है। तो आपको कुछ पैसा मिलता है, कुछ आपको सर्टिफिकेट्स मिलता है। तो आप जब इन कंट्रीज के साथ, ब्रिक्स के साथ काम, अभी फिलहाल ये आया एकदम लीगल, मतलब पेपर्स पे नहीं आया, बट इट इज अ कॉन्वर्सेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में है। आप इनके साथ काम करोगे तो वॉट एवर यू आर गेटिंग अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्टिंग दिस कंट्रीज टू अदर कंट्रीज, इसमें आपको 1.5 टाइम ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर मैं रिक्स नेशन में अगर मैं सप्लाई करता हूँ तो जो मुझे दूसरी कंट्री को सप्लाई करने में जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे थे, वो मुझे 1.5 गुना ज्यादा मिलेंगे अगर मैं रिक्स नेशन में कर रहा हूँ। रिक्स या फिर ब्रिक्स में अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ, मतलब दिस इंक्लूड्स ब्राजील as well. Yes. And again it is commodity specific. In metal it is 4%. In edibles it is 0.5%. Okay. In handicrafts, handlooms it is 8%. Okay. Big number. Because government is promoting khadi. हाँ, इंडियन इंडियन जो we have खादी, कारपेट्स हो गया, पेंटिंग्स हो गई यार, व्हाटएवर, तो वो 8% के आसपास उसको मिलता है, डिपेंड अपॉन। अगर आप चाइना को सप्लाई कर रहे हो तो यू विल गेट मोर इंसेंटिव, क्योंकि वो जो डेफिशिएट है उसको कम करना है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ट्रेड डेफिशिएट अगर आप कम करने में सरकार की मदद करोगे तो आपको ज्यादा पैसा देंगे। वो आपने मेरे को एक टैगलाइन बहुत अच्छी, मतलब इस पॉडकास्ट में मुझे बहुत अच्छी टैगलाइन जो मुझे सीखने को मिली है कि इफ यू अलाइन विद द गवर्नमेंट ड्रीम यू विल ग्रो। यस, है ना। और इफ यू फाइट विद द गवर्नमेंट, मतलब आप टैक्सेस नहीं दो, ये कर लो, यू कैन नॉट फाइट विद द गवर्नमेंट। यू कैन नॉट। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो ऑपोजिशन की गवर्नमेंट हो, चाहे ये अभी करंटली गवर्नमेंट हो, यू हैव टू अलाइन योर गोल्स विद द गवर्नमेंट गोल्स। आप अब देखिए ना सर, बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। किंगफिशर, they didn't align their interest with the government. आप देखिए, they are into trashes today. Correct. सर, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। अभी अगर हम यूएस और चाइना को छोड़ दें तो वर्ल्ड नीड्स इंडिया। इसका एक सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ। अगर आप सिंगापुर जाएंगे ना सर, people will actually ask you, are you Indian? मतलब they don't want you to differentiate with other अखंड भारत के इंडियंस के साथ। है ना। तो इफ यू आर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, म्यांमारी, असमी, दे विल टॉक टू यू नॉर्मली, बट इफ यू आर इंडियन, वो आपको दामाद की तरह रखेंगे। क्या बात है। वहां पर जब आप सिटी टूर करते हो, सिंगापुर स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं, कि मैंने जितनी बार भी मतलब ऐसे जो ग्रुप टूर्स करे हैं सिंगापुर के अंदर, एक सिटी टूर हो गया, एक वहाँ का एक अलग
2-3 वहाँ पे टूर्स होते हैं, वहाँ पे हर वक्त वो वहाँ पे जो उनका गाइड रहता है वो बोलता है कि सिंगापुर को बनाने वाले इंडियंस हैं, इंडियन टेकीज आर ऑलवेज वेलकम। उनकी टेक्नोलॉजी, उनका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वजह से सिंगापुर बन पाया है। एंड दे मतलब अगर आप सिंगापुर में अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो सर यू विल बी टेकन केयर लाइक एनीथिंग। नाइस। और वो इतना रिस्पेक्ट करते, अगर आपने बोल दिया आई एम इंडियन, मैं आपको एक और अच्छी छोटी सी चीज बताता हूँ। मैं इस पॉडकास्ट पे भी सबको ये बताना चाहता हूँ, सिंगापुर में क्या हुआ था, मैं जनरली कॉइन्स कैरी नहीं करता हूँ, फॉरेन कंट्री के कॉइन्स तो मैं बहुत रेयरली कैरी करता हूँ। राइट। तो अब मैं बस में ट्रैवल कर रहा था क्योंकि मैं पूरा सोलो ट्रिप करता हूँ, सोलो ट्रिप मतलब मैं खुद से ही प्लान करता हूँ। राइट। तो मैं वहाँ की बसेस में ट्रैवल कर रहा था। एंड अगेन अगर आप सिंगापुर जाओ तो उसकी बसेस भी 5 स्टार होती है। नाइस। तो वहां पर अगर आप बसेस में ट्रैवल करो तो मेरे पास उसके जो पैसे थे उसमें से $1-2 कम थे। SGD चलता है वहां पर, $1-2 कम थे। आप बात मानो तो मैं सिर्फ गिन रहा था कि यार मैं जितनी चिल्लर है मैं पूरी खत्म कर देता हूँ। तो चिल्लर में $1-2 कम मिल रहे थे। मेरे सामने एक पर्सन ने मुझे ऑब्जर्व कर लिया कि इसके पास कम है, तो मुझसे सबसे पहले पूछता, सर आर यू इंडियन? मैंने बोला यस सर। सो डोंट वरी आई विल पे। सर उसने मेरा पे कर दिया। क्या बात है। बात $1-2 की नहीं है, वो इट्स नॉट अबाउट मनी। मेरे पास पैसे थे, मैं सिर्फ चिल्लर खत्म करना चाह रहा था कि दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माय सिंगापुर ट्रिप। तो मैं सिर्फ अपनी चिल्लर खत्म करना चाह रहा था और उसने मेरा $1-2 पे कर दिया। नाइस। बोले डोंट वरी आई विल टेक केयर। जस्ट थिंक ऑफ इट। मतलब वो फॉरेन में हर जगह सर, और इवन यूरोप में अगर आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड में आज इंडियंस को इतनी इज्जत मिलती है कि वहां पर जो हमारे फिल्म स्टार्स के या डायरेक्टर्स के उनके नाम पे उन्होंने वो बड़े बड़े पुतले बना रखे। इफ यू गो टू स्विट्जरलैंड ना, वो सब चीजें आपको रियल लाइफ, और वहां पे ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा, ह्यूज डिफरेंस। आप इंडियंस को तो वहां पे बहुत रिस्पेक्ट, पर हर कोई आपसे पूछेगा आर यू इंडियन। मतलब इट्स अ बिग डील। मतलब मैं स्पेशली मैंने ये यूरोप में स्विट्जरलैंड में ये चीज देखी मैंने, और इधर सिंगापुर में देखा कि इट्स अ ह्यूज डील कि अगर आप इंडियन हो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्विट्जरलैंड की कंट्री को जो फेम मिला है वर्ल्ड में वो इंडियन बॉलीवुड की वजह से मिला है। एंड सेम इज विद सिंगापुर की सिंगापुर का जो डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में वो सिर्फ इंडियंस की वजह से हुआ। नाइस। सिंगापुर का टेक्नोलॉजी में और स्विट्जरलैंड का बॉलीवुड की वजह से। क्या बात है, क्या बात है। तो करण जौहर एंड यू नेम एनीवन, वहां पर सबके कुछ ना कुछ पुतले मिलेंगे आपको, एनीवन। ओके। सो यूएस और अगर चाइना को आप छोड़ दें तो वर्ल्ड नीड्स इंडियंस। हाँ सर, इंडियंस तो वी पीपल नीड इंडियंस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वी हैव ब्रेन, वी हैव अ वेरी गुड एंड वी आर वेरी हार्ड वर्किंग आल्सो। करेक्ट। प्लस मुझे एक चीज बहुत अच्छी मैंने देखी, इंडिया और यूएस में आपको एक कल्चर, आपको डिफरेंस बहुत बड़ा है। आज मेरे यहाँ कोई काम कर रहा है ना, तो मैं उसको है ना ये नहीं बोल दूंगा कल से कि यू आर फायर्ड। इंडिया में इमोशंस है सर। करेक्ट। यूएस में इमोशंस नहीं, कोई भी वर्ल्ड में इमोशंस नहीं उस इंडिया के अलावा। करेक्ट। यूएस में वो उसे मेल कर देगा, यू डोंट हैव टू, मतलब यू आर फायर्ड। करेक्ट। बस इतना ही लिख करके देता है, वो भी सामने वाला भी अपना लेकर सामान चल देगा। करेक्ट। कुछ ही इंडिया में वी हैव इमोशंस। करेक्ट। That is the thing. लेऑफ्स के पहले प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाता है, उनको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है, उनको नोटिस पीरियड, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। लॉट ऑफ थिंग्स सर, मतलब अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंस, यहाँ पर अगर मुझे किसी को फायर करना है तो मुझे 4 बार सोचना पड़ेगा। करेक्ट। मुझे ये लगता है कि इसकी फैमिली चल रही है, वहाँ सोचते नहीं है लोग। करेक्ट। 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 तो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। सर मैं आपको एक और अच्छी चीज बताऊं, ये ना हर इंडियन के खून में है ये चीज। यस। क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे मैं अपने पॉडकास्ट करता हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल नया नया भी ओपन किया है, तो मेरे घर में शादी है दिसंबर में। यस। तो मैं उसकी वजह से दिसंबर में बिजी हो जाऊंगा। अब मैंने जो यहाँ पर यूट्यूब की टीम, जो मेरे एडिटर्स हैं, इन सबको मैंने बाहर से वर्क फ्रॉम होम दे रखा है। राइट। मैंने इन लोगों के लिए कंटेंट जनवरी तक का बना रखा है कि इन लोगों के पास काम की कभी भी कमी नहीं होना चाहिए, और जनवरी तक का कंटेंट है इनके पास कि अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो सारा कंटेंट उनको ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुका है, सब कुछ बता चुका हूँ, सीक्वेंस बता चुका हूँ कि अब किसको करना है, किसको करना है। और उनको मतलब ऑटोमेटिकली जैसे ही वो वीडियो सबमिट करते हैं, जो प्रोसेस पेमेंट्स की होती है सब ऑटोमेटिक हो गई है उनके साथ, ताकि मैं रहूं नहीं रहूं। अभी मैं शादी में बिजी रहूंगा, अब मिड नवंबर से मैं बिजी हो जाऊंगा, तो आपको काम की कोई दिक्कत नहीं है। उस सभी के साथ मैंने चीज कर रखी है। ये सर हम इंडियंस को अलग बनाती है, ये चीज अलग बनाती है। मेक सेंस। 100% अग्रीड। सर आज का पॉडकास्ट में एक बेसिक क्वेश्चन के ऊपर मैं एंड करना चाहूंगा सर। सिंस यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपने एक बहुत मैसिव स्केल पे आप बिजनेसेस के टर्नओवर्स और प्रॉफिटेबिलिटी आप देखते हैं। एक नॉर्मल इंसान को
अगर हम आपसे सब कुछ ले लें आपका, यस अब आपको अगर फिर से 0 से 1 करोड़ तक जाना है, क्योंकि 1 करोड़ ही इज वेरी बिग डील यस फॉर द फर्स्ट टाइम, यस यस वो आप कैसे जाएंगे? सर क्या है कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको, जैसे हमने पूरे पॉडकास्ट में ये बात करी कि यू हैव टू अलाइन योर इंटरेस्ट विद द गवर्नमेंट। आप एक एक चीज आपने, फॉर एग्जांपल आपको कुछ चीज समझ आ गई कि ये एक प्रोडक्ट है, ये गवर्नमेंट को इसकी जरूरत है, आप उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ट्रेडिंग, यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग विथ एनीथिंग। मतलब आपको किसी भी चीज के कोर पे जाना है, आप उसके कोर पे तभी जा सकते हो जब आप उसकी वर्किंग स्टार्ट करोगे। आज मैं मेरा एग्जांपल अगर आपको दूं, तो हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हमारा बिजनेस चालू करा। वी यूज्ड टू फिक्स पेवर ब्लॉक्स ऑफ गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो फुटपाथ पे साइड में फुटपाथ हम लोगों blocks ने लगते बनाना हैं। से स्टार्ट किया था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर लाइक द फर्स्ट, I was not financially bad. We were financially good. My father had money. There was no. But as a young person, my father cannot lend me lakhs or crores of rupees की जो और काम करो. No. And even हम इंडियंस में भी ये सारे इमोशंस होते हैं कि हमारे पिताजी ने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, तो हम लोग उसको कोर्स से सीखते हैं। तो बट when I came, my father was like कि I have money, but I cannot just give you everything, you work yourself. So we started with, fixing of paver blocks. The contract was of 6 lakh rupees. Today we have an order book of more than 70 crores. That's a different thing. But the point of telling is ki whatever anybody want to do, they have to start with basis and then you scale up your business. There has to be 3 parts. First is the small part. स्मॉल पार्ट से मीडियम पार्ट पे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फिर आप मीडियम पार्ट पे मत रुको, यू जंप टू अदर पार्ट। एक छोटी सक्सेस के बाद इंसान स्टेबिलिटी ढूंढ लेता है। यस, एंड आई बिलीव एक बहुत अच्छी लाइन है रतन टाटा जी की, एंड ही इज अ बिजनेस फिगर फॉर मी, ही इज अ मॉडल फॉर मी। वो कहते हैं कि डोंट वेट फॉर राइट टाइम, देयर इज नथिंग एज राइट डिसीजन इन लाइफ, you take your decision and then make it right. दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन अवेलेबल है। आपको लगता है कि मेरे को ये बिजनेस करना चाहिए, यू डू इट। आप मैक्सिमम क्या होगा कि यू विल नॉट सक्सीड इन दैट बिजनेस, इट्स ओके। एटलीस्ट आप वो बिजनेस करोगे। तो मेरे को ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो सर्वाइव नहीं कर सकता। आज एक ऑयल पिन बेचने की कंपनी कैमल दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है, ऑयल पिन बेचती है, और एक मर्सिडीज मर्सिडीज भी बहुत बड़ी कंपनी है। सब कंपनीज काम कर रही हैं, आपको उसमें स्केल ढूंढना पड़ेगा। दैट इज दी आज। और सबसे अच्छी चीज है यू फोकस ऑन, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। आप यहाँ का चीज लेकर के एक्सपोर्ट करो, आप बेचो बाहर। सर बट हम बहुत ही स्मॉल, जैसे हम यंग एंटरप्रेन्योर्स में जिनकी फीलिंग्स हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, यस, बस वो एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हम उनका प्लान, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि उनके पास अभी फैमिली से पैसा नहीं है, एकदम लोअर मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो किस तरह से वो 1 CR को अचीव कर सकते हैं जिनके बहुत, जैसे कॉलेज से निकले बच्चे, राइट, तो उनके लिए हम एक रोड मैप जानना चाहते हैं। सर अगर हम एक बिजनेस स्पेसिफिक्स अगर बात करें कि अगर उनको स्पेसिफिकली दे वांट टू गेट फ्रॉम 0 to 1 CR, फर्स्ट इज प्रोडक्ट। डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट हो, आई वुड से कि अगर उनको उस स्केल पे, अभी अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत छोटे छोटे आजकल एक्सपोर्ट हाउसेस चालू हो गए हैं। आप उस एक्सपोर्ट हाउस के पास जाओ, यू सर्च अ प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ जिसमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए कि पीपल कैन स्टार्ट देयर बिजनेसेस। आपके सराउंडिंग में सबके कुछ ना कुछ मामा, काका, बाबा, चाचा होते हैं फैमिली में। आपके कुछ हर इंसान का, छोटा हो बड़ा हो, कोई सबके कनेक्शंस होते हैं। आप एक प्रोडक्ट ढूंढो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल रहा है, आप वो देखो। फिर आपके पास बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। वो साइट्स पे आप देखो, मैं आपको वो साइट्स भी शेयर करूंगा। ऑफ कोर्स आप वो साइट्स पे जो आपके पास प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा एग्जांपल है, कॉलीफ्लावर।
कॉलीफ्लावर आपने देख लिया कि मेरा कोई है फैमिली में जो कॉलीफ्लावर की खेती करते हैं और उनका बिजनेस है, आपने उसका रेट लिया, गवर्नमेंट की साइट आपने देखी, आपको उसमें डिफरेंस दिखा, आपने वहां पर सेल कर दिया। बेसिक सिंपल है, वेरी बेसिक। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने 4-5 लोग आप इकट्ठे हुए, आपने देखा कि भाई यूएई में, या फिर अभी मैं यूएई का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहां बिजनेस करना है बहुत इजी है, वहां लैंग्वेज बैरियर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे हमने दुबई लिया, आपने देखा वहां की मंडी में आज क्या भाव चल रहा है, गवर्नमेंट की साइट से वापस अगेन आपको यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, वो आपको पूरा लिस्ट देते हैं कि आज वहां पे कॉलीफ्लावर का ये रेट चल रहा है, इसका ये रेट चल रहा है। मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से दे रहा हूँ, ये रेट्स आपके पास है, यहाँ आपके रेट है, आप 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए, आपने एक कंटेनर में 20-25 टन माल आता है, आपने 25 टन माल भरा, आप दुबई गए, आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है इसके अंदर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, आप सब में इकट्ठे हो जाओ, आप वहां पर कोई भी XYZ कंट्री पे गए, आपने माल बेचा, पर कंटेनर यू विल अर्न वेरी गुड मनी। दिस इज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट you can do. It's not only agriculture, they can be soap, they can be edibles, anything related to FMCG. I am giving you example of FMCG क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, करेक्ट, लेड है, लाइम है, एल्यूमिनियम है, स्क्रैप्स है, इंडिया से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि मैं आपको एक लिंक दूंगा, इंडिया ट्रेड एंड कॉमर्स, इट्स अ फ्री साइट जिसके अंदर आपको सारे डेटा अवेलेबल होता है। उस साइट पे आपको ये पता पड़ जाएगा कि कौन सी कंट्री में इंडिया से कितना क्या जाता है और कितना अमाउंट का जाता है, ये भी है। और इफ नॉट, अगर आपको लगता है कि ये भी रिस्की है, तो कॉन्टेक्ट एनी एक्सपोर्ट हाउस और आप एक प्रोडक्ट लेकर के आओ। एक्सपोर्ट हाउस विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द राइट मार्केट, इन फाइंडिंग द राइट बायर, इन हेल्पिंग यू, दे विल हेल्प यू आउट विद योर पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है स्टार्टिंग में। इट विल, अगर कोई नया बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो वो उसको अगर आप सीधा बोल दोगे कि दुबई में बिजनेस कर, तो वो कैसे करेगा, नॉट पॉसिबल। कॉन्टेक्ट एन एक्सपोर्ट हाउस, हैव अ प्रोडक्ट, यू विल इजीली बी एबल टू अचीव वेरी गुड फाइनेंशियल्स विद इन स्पैन ऑफ 2 or 3 years, नॉट अ वेरी बिग डील। तो गवर्नमेंट बहुत सारा हेल्प कर रही है एंड इजीली कोई भी अचीव करता है। 1 CR इज अ वेरी स्मॉल फिगर, मे बी लाइक अगर कोई अगर इस चीज पे काम करे तो मे बी 5 or 6 years डाउन द लाइन ही कैन इजीली क्रॉस 2.5-3.5 CR नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। मे बी लाइक आफ्टर टैक्सेस, तो इंडिया में टैक्सेस तो बहुत ज्यादा है, बट यस वेरी गुड, दे विल गुड बी अमाउंट, गुड अमाउंट, यस वेरी गुड अमाउंट। इट्स बेटर देन ओपनिंग अ फोन शॉप, करेक्ट, बेटर देन ओपनिंग अ रिटेल शॉप, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है सर। करेक्ट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका ब्रेन है, करेक्ट, यू जस्ट हैव टू डिवोट योर टाइम, यू हैव टू मेक कनेक्शंस। और आप एक चीज देखो ना, यहाँ पे आपका लग क्या रहा है, सरकार सब आपको हाथ में दे रही है, करेक्ट, आपको तो सिर्फ वो नॉलेज लेना है और आपको यूटिलाइज करना है। करेक्ट। और जैसे कि हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि सरकार आपको नॉलेज भी दे रही है, हाँ, आपको बायर सेलर की लिस्ट भी दे रही है, yes. सरकार आपका 50% आपका पार्टनर आपको सब्सिडी भी दे रही है, सरकार आपके लिए आगे से बैठी है, बस आपको एक सही टेक्नोलॉजी, आप एक प्रोडक्ट लेकर जाओ, आपको सही प्रोडक्ट लेकर जाना है, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए। भाई साहब मेरे पास मेरा एक गाँव है, मेरे गाँव में आलू उगते हैं, आप इतना तो आपको एफर्ट्स करना है बस। आप एक एक्सपोर्ट हाउस के पास जाओ और आप अपना बिजनेस चालू कराओ, एक्सपोर्ट हाउस आपको पैसा भी देगा। करेक्ट, 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 सब चीजें आपको हाथ में मिलती है। Makes sense. You just have to do an effort, you're good to go. Thank you so much, sir. बहुत मजा आया, pleasure coming to your podcast. Thank you. I hope मेरे viewers को भी काफी कुछ नॉलेज सीखने को मिला होगा, hopefully, and specifically कि अगर आप कोई भी स्टार्टअप या अभी आप कॉलेज से नए निकले हैं तो आप एक्सपोर्ट हाउसेस को जाके सबसे पहले टच कर सकते हैं, उनके साथ आपको चीजें अच्छी से देख सकते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। एंड वर्ल्ड में अभी इंडिया का एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इंडिया एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आपकी अगर गोल्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स का अलाइन होती है तो डेफिनेटली आपको 1 CR तक पहुंचने में कोई बड़ा चीज नहीं लगने वाली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, इट्स प्लेजर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।